हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अनदर सेशन ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। लास्ट सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एज वेल एज होटल इंडस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के सेशन में बाकी के जितने भी सेक्टर्स है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गया, टोल रोड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पावर हाउस है, ये सारे सेक्टर्स हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने ट्रांसपोर्ट एज वेल एज होटल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स भी देखे और जो क्वेश्चंस थे वो हमने एकदम अच्छे से लिख के सॉल्व किए थे, बिकॉज दे वर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इसलिए हमने अच्छे से लिख के किए थे। आज के सेशन में हम जो भी सेक्टर्स देखने वाले हैं ना, ये सारे सेक्टर्स के क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ये क्वेश्चंस में नहीं रहती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे और फिर हम ये जो सारे क्वेश्चंस है वो एक बार रन थ्रू कर लेंगे। सिंस इट्स अ रिवीजन वीडियो तो वी हैव टू इंश्योर कि कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज हो, इसलिए हम क्या करेंगे, जहां जहां नेसेसरी है वहां लिखेंगे और बाकी हम एक बार सॉल्यूशन में से ही जो आंसर्स है वो रन थ्रू कर लेंगे, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कैन वी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। आई होप आपने जो फर्स्ट सेशन है वो अच्छे से देख लिया था, ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल इंडस्ट्री देख ली थी। वहां पर हमने ये सर्विस कॉस्टिंग क्या है वो भी डिस्कस किया था और जो कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो भी हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। एक बार यहाँ पर मैं वापस आपको बता देता हूँ सर्विस कॉस्टिंग क्या है। तो ये सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर इसीलिए आया बिकॉज हमने अभी तक मटीरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स देखे थे, उसमें हम प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो हमने देखा। सर्विस इंडस्ट्रीज में कॉस्टिंग कैसे करना है वो हमने कहीं पर भी नहीं देखा है। इसीलिए ये जो चैप्टर नंबर 12 है, दिस स्पेसिफिकली फोकस इज ऑन ऑल द सर्विस सेक्टर्स, कि जो सर्विस सेक्टर्स है वहां पर हमें कॉस्टिंग कैसे करना है, हमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे चार्ज करना है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, सर्विस कॉस्टिंग में देखते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में देखा था, विच वॉज कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। सर्विस सेक्टर में कई बार क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ओनली। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या होता है, एक तो आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया वो हिसाब से कॉस्ट लगता है, और दूसरा आपने कितना वेट उठाया या फिर आप कितने वेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रक है, अभी ये ट्रक के अंदर आपने 100 टन ऑफ सामान भरा, बड़ा ट्रक है, बड़ा टेम्पो, उसके अंदर 100 टन ऑफ सामान भरा और आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट कस्टमर को चार्ज करोगे, भाई 100 टन सामान लेके जाने का इतना खर्चा हुआ है और 10 किलोमीटर हम लेके गए तो ये खर्चा हुआ। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 100 किलोमीटर के लिए वो सामान लेके जाते हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगा। बट अगर 100 किलोमीटर के लिए आपके टेम्पो के अंदर आप सिर्फ 5 टन ऑफ सामान भर रहे हो, अगर 5 टन ही सामान भरना है तो सामान कम हो गया एकदम, भले किलोमीटर बढ़ गया लेकिन सामान कम हो गया, तो कॉस्ट जो है वो उसके बेसिस पे लगेगा। हेंस यहां पर क्या हुआ, हमारा जो कॉस्ट है वो टन्स के बेसिस पे भी वेरी करेगा एज वेल एज किलोमीटर के बेसिस पे भी वेरी करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। भाई एक टन 1 किलोमीटर के लिए लेके जाने का कितना खर्चा होगा वो आप मुझे बता दो। होटल इंडस्ट्री में भी देयर आर टू पैरामीटर्स, एक तो कितने दिनों के लिए कितनी रूम्स ऑक्यूपाइड है, इसलिए हम कॉस्ट कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कौन सा यूज करते हैं, रूम डेज, कि भाई कितनी रूम्स मेरे होटल में ऑक्यूपाइड थी और एक रूम कितने दिनों के लिए ऑक्यूपाइड थी, तो वो हिसाब से हम जो है वो कॉस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप भी किसी रिसोर्ट वगैरह में रहने जाते हो तो वहां पर वो लोग क्या पूछते हैं, दो क्वेश्चंस, सर आपको कौन से टाइप की रूम चाहिए और कितने दिनों के लिए चाहिए, तो हमें इससे वो चार्ज कैसे करती है, भाई ओके ये टाइप की रूम है और इतने दिनों के लिए चाहिए, तो रूम डेज के हिसाब से कैलकुलेशंस होता है। दिस इज नथिंग बट कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। हमने एकदम इन डेप्थ में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपको एक ओवरव्यू रहे, बिकॉज ये जितने भी सेक्टर्स है उसमें कई सारे सेक्टर्स में हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करके ही सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। आज का सेशन स्टार्ट करना है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब बटन हिट कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये रिवीजन सेशंस जो है वो शेयर कर देना सो दैट इट कैन बी यूजफुल टू देम और वो भी एकदम कॉस्टिंग में अच्छे से पढ़ाई करके एग्जामिनेशन स्कोर कर सके। ठीक है, चलो
हम पढ़ने कहाँ से वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको मेरी जो 160 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक है उसमें से करवाने वाला हूँ। हमने सारे 15 चैप्टर्स मैंने आपके लिए सिर्फ 160 पेजेस में समराइज कर दिए हैं, और साथ में जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ कंपाइलर विच हैज 500 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर एंड आईसीआई मॉड्यूल। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट बुक एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर बुक मंगवाना चाहते हो देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर्स ऑन माय वेबसाइट www.camananpujara.com। वहां से आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। और ये रिवीजन सेशन के लिए अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर्स भी दे दिए हैं, तो हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके पास अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल ओपन रखना और वहां से ये सारे क्वेश्चन जो हम रन थ्रू कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। कैन वी स्टार्ट? चलो लेट्स बिगिन। आज हमें सबसे पहला सेक्टर जो देखना है दैट इज नथिंग बट हॉस्पिटल सेक्टर। अभी भगवान से प्रार्थना करें कि हमें कभी भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, लेकिन हमारे लाइफ में कभी ना कभी तो हम हॉस्पिटल में गए हैं, कभी ना कभी तो हम हॉस्पिटल में गए, चाहे किसी रिलेटिव को देखने गए हो, शायद हमारा कोई फैमिली मेंबर वहां पे हो, या फिर हम खुद वहां पर गए हो। तो हॉस्पिटल हमें पता है कि भाई कैसे फंक्शन करता है, वहां पे क्या होता है, हमने चीजें देखी हुई है। अभी हॉस्पिटल के अंदर जो मेजर खर्चे होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, या फिर जो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। सर आउट पेशेंट के आउट पेशेंट यानी आप जाते हो, कंसल्टेशन लेते हो डॉक्टर का और वापस आ जाते हो, वहां पर रुकते नहीं हो, एडमिट नहीं होते हो, दैट इज आउट पेशेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब है कि वहां पे जो बंदा है, वो पेशेंट आया है, वो एडमिट हुआ है, वो एक से ज्यादा दिनों के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट इन पेशेंट। फिर मेडिकल सर्विसेज होती है हॉस्पिटल्स में, जैसे एक्सरे हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, स्कैनिंग वगैरह हो गया, सोनोग्राफी वगैरह होती है, तो ये सारी चीजें भी हॉस्पिटल में होती है। फिर है जनरल सर्विसेज। अभी ये जो सर्विसेज है ये हॉस्पिटल को फंक्शन करने के लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल केटरिंग सर्विस हो गया, हॉस्पिटल्स में कैंटीन होती है। लॉन्ड्री सर्विस हो गई, जो पेशेंट्स है उनके कपड़े वगैरह धोने हो, फिर बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी हो तो लॉन्ड्री सर्विस हो गया। पावर हाउस, पूरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चल रहा है, मशीन्स वगैरह चल रहे, ऑपरेशन थिएटर में मशीन्स चल रहे, तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट चाहिए, पावर हाउस चाहिए कि भाई मशीन कहीं पे बंद ना हो जाए, तो ये भी एक जनरल डिपार्टमेंट हो गया। और मिसलेनियस सर्विस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर केमिस्ट का शॉप हो गया हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस वगैरह चल रहे हैं, तो ये सारे सर्विसेज, ये सारी चीजें हॉस्पिटल इंडस्ट्री में होती है। अभी यहां पर कॉमन कॉस्ट यूनिट्स कौन से हैं, तो कॉस्ट हम कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? तो फर्स्ट इज पर आउट पेशेंट कॉस्ट, यानी भाई एक आउट पेशेंट का कितना खर्चा हो रहा है, यूजुअली जो आपकी कंसल्टेशन फीस है वो। नेक्स्ट है इन पेशेंट खर्चा, जो भी बंदा एडमिट हो रहा है तो उसके खर्चे कैसे कैलकुलेट होंगे, तो कॉस्ट यूनिट विल बी पर रूम डे, भाई एक रूम कितने दिनों के लिए ऑक्यूपाई हुआ और कितने पेशेंट ने वो ऑक्यूपाई किया, तो उसके बेसिस पे हम पर रूम डे या फिर पेशेंट डेज के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। फिर स्कैनिंग वगैरह होती है, वो तो पर केस बेसिस पे होती है, भाई एक एमआरआई का इतना, एक एक्सरे का इतना, तो वैसे खर्चे लगते हैं। एंड लॉन्ड्री होती है, दैट इज बेस्ड ऑन पर आइटम्स वॉश्ड या फिर पर 100 आइटम्स वॉश्ड, भाई 100 बेडशीट धोने का इतना, 200 बेडशीट धोने का इतना, या फिर अगर पर्टिकुलर बंदे के कपड़े दे रहे हो तो भाई पैंट का इतना, शर्ट का इतना, वो हिसाब से लॉन्ड्री सर्विस होती है। यूजुअली हॉस्पिटल जैसे एक दो पैंट नहीं धोती है, वो बेडशीट वगैरह ही धोती है, इसीलिए पर 100 आइटम्स लॉन्ड्री में पर 100 आइटम्स के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। चलो अभी कॉस्ट कैसे डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है जो हर एक इंडस्ट्री में होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह की जो सैलरी है, डिप्रिसिएशन वगैरह है, तो ये सब फिक्स्ड कॉस्ट हो गए। और जो वेरिएबल कॉस्ट है तो कौन से वेरिएबल कॉस्ट होंगे, तो ये जो लॉन्ड्री सर्विस के चार्जेस है, फिर पेशेंट्स को हम फूड सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, तो ये सारे वेरिएबल कॉस्ट हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, और फिर जो भी हमें पूछा है भाई पर पेशेंट कितना खर्चा है, पर रूम डे कितना खर्चा है, तो वो टोटल एक्सपेंस को हमें एक कॉस्ट यूनिट से डिवाइड करना है, तो हमें कॉस्ट पर कॉस्ट यूनिट मिल जाएगा। सिंपल इजी। एक एग्जांपल देख लेते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो सॉल्व कर रहे हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन कर लो। मेरे बुक के अंदर इट इज क्वेश्चन नंबर 20, तो आई विल ओपन क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसमें से देख लेना क्वेश्चन नंबर 20, या फिर मॉड्यूल में से इलस्ट्रेशन 8 भी आप देख सकते हो। कैन वी स्टार्ट? चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? ABC Hospital runs a critical care unit in a hired building. Okay, critical care unit consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड है? 35 बेड्स है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम 5 और बेड ऐड कर सकते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है रेंट पर मंथ इज 75,000। ओके, पर मंथ हमें रेंट दिया है 75,000। सुपरवाइजर्स है, 2 सुपरवाइजर है जिनका खर्चा है 25,000 पर मंथ ईच।
नर्सेस, तो 4 नर्स है जिनका खर्चा है 20,000 पर मंथ ईच। फिर वार्ड बॉय है 4, उनका सैलरी है 5,000 पर मंथ ईच। ये सबकी देखो फिक्स सैलरीज है भाई, इतनी इतनी सैलरी देनी है और इतने इतने बंदे हैं, फिर वो कितना कम काम करे, ज्यादा काम करे, ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करे, कम पेशेंट्स को अटेंड करे, इससे इनकी सैलरी जो है वो यहाँ वहां नहीं हो रही है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स आर पेड रुपीज 2,50,000 पर मंथ। दे आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट बाय देम। यानी डॉक्टर्स की जो सैलरी है वो थोड़ी वेरी कर रही है भाई, कितने पेशेंट अटेंड किए, कितना टाइम स्पेंड किया, वो हिसाब से उनको यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस हमें दे दिए हुए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का फिक्स्ड खर्चा 81,000 का। फिर फूड टू पेशेंट्स जो हम देते हैं पूरे साल का, तो 8,80,000 फूड का खर्चा हो गया। फिर अदर सर्विसेज जो पेशेंट्स को देनी पड़ती है, यहाँ वहाँ की छोटी मोटी सर्विसेज, मेडिकल वगैरह हो गई, फिर क्लीनिंग वगैरह हो गई, तो इसका खर्चा 3 लाख रुपीज़ हो रहा है। लॉन्ड्री सर्विसेज वेरिएबल, जिसका खर्चा 6 लाख हो रहा है। मेडिसिन का खर्चा 7.5 लाख हो रहा है, दिस इज वेरिएबल। वो लोगों ने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया, ये सारे वेरिएबल खर्चे हैं। फिर अदर फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,80,000। तो यहाँ पर ये जो अदर एक्सपेंसेस दिए हैं ये पूरे साल के दिए हैं। इसमें 2 फिक्स्ड एक्सपेंस है, एक है रिपेयर्स और दूसरा है ये अदर फिक्स्ड एक्सपेंस, और बाकी के जितने भी एक्सपेंस हमें दिए हैं वो वेरिएबल एक्सपेंस है। ओके। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड 10 लाख रुपीज, ठीक है, यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस भी दिया है। आगे क्या दिया है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 150 days in a year 35 beds are occupied for 80 days only and 25 beds are occupied. Sorry, it was estimated that for 150 days in a year 35 beds are occupied and for 80 days only 25 beds are occupied. ठीक है, तो यहां पर हमें दिया है 150 डेज के लिए 35 बेड्स ऑक्यूपाइड है और बाकी के 80 डेज के लिए 20 बेड्स ऑक्यूपाइड है। ओके, आगे क्या दिया है, हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ ₹100 per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra bed over and above the normal capacity of 35 days. तो कंपनी ने यहाँ पर, ये हॉस्पिटल ने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने पूरे साल में 750 एक्स्ट्रा बेड्स हायर किए हैं, बट उनके पास एक कैपेसिटी यहाँ पर थी कि भाई वो 5 ज्यादा बेड मंगा सकते हैं। 35 बेड्स तो ऑलरेडी है हॉस्पिटल में और 5 बेड रखने की जगह है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तभी वो 1 बेड 2 बेड 3 बेड ऐसे मंगा लेते थे। वैसे वो लोग ने पूरे साल में 750 बेड्स मंगाए हैं, बट ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 10 बेड लग गए ज्यादा, क्योंकि हमारे पास 35 तो है और एडिशनल की कैपेसिटी सिर्फ 5 बेड की है। तो वो लोग ने यहाँ पर क्या कहा कि भाई 5 से ज्यादा बेड एक दिन में नहीं आया है, यानी वो लोग ने प्रॉपरली कैपेसिटी मेंटेन की है, उससे ज्यादा बेड्स हॉस्पिटल में नहीं है, बट एडिशनल 750 बेड्स हमें लगे हैं ओवर एंड अबाउ दिस। तो यहाँ पर टोटल बेड्स कितने गए हैं, टोटल बेड डेज कितने हो गए, बेड डेज, यहाँ पर जो कंपोजिट यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज नथिंग बट बेड डेज, यानी एक दिन में एक बेड अगर जाता है तो टोटल कितने ऐसे बेड डेज गए हैं, कितने ऐसे बेड डेज गए, यानी टोटल कितने दिनों के लिए कितने बेड्स ऑक्यूपाइड थे। तो हमें पता चल गया भाई टोटल बेड्स कितने ऑक्यूपाइड थे टोटल। तो यहां पर हमने 150 डेज के लिए अगर 35 बेड्स ऑक्यूपाइड थे तो इसका आंसर क्या आता है, 150 into 35, दिस कम्स टू 5250, फिर 80 into 20, 1600, सॉरी दे हैव गिवन 80 डेज के लिए 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, नॉट 20। तो 80 into 25 कितना आता है, 2000 बेड्स, एंड एडिशनल हमने कितने लिए हैं बेड्स, एडिशनल बेड्स जो हमने लिए वो 750 बेड्स लिए हैं। तो टोटल हमारे बेड डेज कितने हो गए पूरे साल में, 5250 प्लस 2000 प्लस 750, दिस कम्स टू 8000 बेड डेज। करेक्ट, सिंपल इजी, यहां तक समझ में आया। ओके, आगे क्या दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 रुपीज पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। यानी अगर हॉस्पिटल हर एक पेशेंट से 2000 रुपीज रिकवर करती है, उनको चार्ज करती है, तो हमें फाइंड करना है भाई प्रॉफिट पर पेशेंट डे कितना है। ओके, तो यहां पर जो कंपोजिट यूनिट है दैट इज पर पेशेंट डे, प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ओके, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। अभी ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर पूछा है, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सिंस हमें यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो हमें जो कॉस्ट है वो जब भी हम लिखते हैं सारे तो हमें फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग लिखने पड़ेंगे सो दैट हमें प्रॉपरली कंट्रीब्यूशन मिले और वो हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी मिले। ओके चलो लेट्स रीड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले तो नंबर ऑफ बेड डेज कैलकुलेट करना था। तो टोटल 8000 बेड डेज है, यानी एक दिन में अगर एक बेड जाता है तो इसे कितने बेड डेज गए, तो 8000 बेड डेज। इट इज नथिंग बट अ कंपोजिट यूनिट कि भाई इतने बेड्स इतने दिनों के लिए ऑक्यूपाइड थे, यानी टोटल पूरे साल में 8000 बेड्स, टोटल पूरे साल में 8000 बेड्स ऑक्यूपाई हुए हैं। ओके चल आगे क्या दिया है, 8000 हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढेंगे। ओके तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पहले सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। रेवेन्यू हमें कितना दिया है, 2000 रुपीज पर पेशेंट, 2000 रुपीज पर पेशेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट डेज कितने हो गए, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए, टोटल 8000 पेशेंट डेज हुए हैं, 8000 बेड्स ऑक्यूपाई हुए, 8000 पेशेंट्स, अज्यूमिंग कि एक दिन के लिए एक बेड पर एक ही पेशेंट था। तो टोटल ऐसे 8000 पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया या फिर 8000 पेशेंट डेज हमने ट्रीट किए हैं। तो यहां पर हमारा जो रेवेन्यू आएगा दैट विल बी 8000 पेशेंट डेज इंटू 2000 पर पेशेंट, या फिर पर पेशेंट डे, पर पेशेंट पर डे इज 2000 रुपीज। एक दिन के लिए एक बेड का खर्चा 2000 रुपए है। तो टोटल हमारे ऐसे 8000 बेड्स ऑक्यूपाइड रहे हैं, या फिर 8000 डिफरेंट पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट लिया है, या फिर पूरे साल में 8000 पेशेंट डेज हुए हैं। तो 8000 इंटू 2000 कितना आता है रेवेन्यू, यहाँ पर 1,60,00,000 का हमारा रेवेन्यू है। अभी हमें क्या करना है, रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। तो फिर फिक्स कॉस्ट सॉरी तो फिर हमें हाँ करेक्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा और फिक्स कॉस्ट उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढना है या फिर कंट्रीब्यूशन ढूंढना है। इट इज नथिंग बट sales minus variable cost is nothing but contribution is nothing but fixed cost plus profit. I hope it is clear. marginal costing याद है कि एक बार रिवाइज करवा दूं, चल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट is nothing but how what is nothing but contribution, correct, and contribution is nothing but it is made of fixed cost plus profit. तो हमें क्या करना है, पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करना है, वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से जब भी फिक्स कॉस्ट डिडक्ट कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। करेक्ट, सिंपल इजी। तो सारे वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं। कौन से वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो लोग ने दिया था कि रेंट जो है, जो यहाँ पर हम पे कर रहे हैं विच इज नथिंग बट अ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो 75,000 रुपीज फिक्स्ड है रेंट, यहाँ पर ये 75,000 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट है। बाकी के जितने भी खर्चे, सुपरवाइजर, नर्सेज एंड वार्ड बॉय, ये भी सारे फिक्स्ड नेचर के हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सुपरवाइजर फिक्स्ड है, उनका सैलरी फिक्स्ड है। डॉक्टर का जो फीस था वो वेरिएबल था, वो लोग ने कहा। तो डॉक्टर का फीस कितना था, 2,50,000 पर मंथ। हम कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे साल के लिए, बिकॉज ये 2000 रुपीज का जो रेवेन्यू यहाँ पर दिया है, 2000 रुपीज रेवेन्यू, ये पर डे का है, और 8000 बेड डेज इज फॉर फुल ईयर, दिस इज पर एनम पर पेशेंट डे। तो सिंस पर एनम है 8000, तो हम पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर मंथली एक्सपेंस को हमें पूरे साल के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने ये जो डॉक्टर्स की फीस है उसे 2,50,000 इंटू 12 कर दिया, तो ये 30 लाख आ गया। बाकी जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर दे दिए हैं। ये 4 वेरिएबल कॉस्ट है, 8,80,000, 3 लाख, 6 लाख एंड 7,50,000। फूड टू पेशेंट, अदर सर्विस, लॉन्ड्री, मेडिसिन, तो ये तो एज इट इज यहाँ पर लिख देने हैं। 8,80,000, 3 लाख, 6 लाख एंड 75,000। करेक्ट, तो यहाँ पर ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट हो गए। इसके अलावा और एक वेरिएबल कॉस्ट है, और एक वेरिएबल कॉस्ट कौन सा था, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने 750 बेड्स हायर किए थे एट 100 रुपीज पर बेड, यानी ये बेड्स वेरिएबल कॉस्ट है, जितने बेड लोगे वो हिसाब से 100 रुपीज पर बेड आपको पे करने हैं। तो यहाँ पर बेड के चार्जेस हमने 750 बेड्स के 100 रुपीज पे किए, तो 75,000 वो वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया दैट इज 56,05,000। हमारा जो रेवेन्यू है यहाँ पर सेल्स 1,60,00,000, उसमें से 56,05,000 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,03,95,000। अभी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट बचे हैं वो सारे फिक्स्ड कॉस्ट हमें ले लेने हैं। सबसे पहले है रेंट, रेंट इज 75,000 रुपीज क्वेश्चन में दिया है पर मंथ, तो हमें इसे पर एनम कन्वर्ट करना है, तो इंटू 12।
सुपरवाइजर का खर्चा है 25,000 पर मंथ, 12 मंथ्स के लिए चाहिए तो इंटू 12, बट 2 सुपरवाइजर थे तो 2 इंटू 25,000 इंटू 12। वैसे ही नर्सेस 4 थी तो 4 इंटू उनकी सैलरी 20,000 थी इंटू 12। फिर वार्ड बॉयज 4 थे, उनकी सैलरी 5,000 थी पर मंथ तो 5,000 इंटू 12। एंड लास्ट है रिपेयर्स का खर्चा विच इज ऑफ फिक्स्ड नेचर, तो वो हमें दिया है 81,000, वो हमने लिख लिया। अदर फिक्स्ड एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहाँ पर 3 एक्सपेंस थे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये 3 फिक्स्ड एक्सपेंस थे। तो 81,000, 10,80,000 एंड 10 लाख, तो ये तीनों फिक्स्ड कॉस्ट भी हमने यहाँ पर ले लिए। तो फिक्स कॉस्ट लेने के बाद हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आता है 48,61,000। तो ये भी अगर हम माइनस कर देते तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल जाता है 55,34,000। सिंपल, इजी, आई होप इट इज क्लियर। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, जो एक्सपेंस दिए थे वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिए, जो भी एक्सपेंस दिए थे वो एज इट इज लिख के हमने कंट्रीब्यूशन एज वेल एज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अभी सिंस हमें ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो यहाँ पर मिल गया, फिक्स्ड कॉस्ट इज 48,61,000, तो वो तो हमें मिल गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी है, अवर कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट 1,03,95,000 एंड हमारा जो यूनिट है दैट इज 8,000 पेशेंट डेज, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 1,03,95,000 डिवाइडेड बाय 8,000, डिवाइडेड बाय 8,000, यहाँ पर डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट डेज, तो हमें मिल जाएगा 1299.375 नथिंग बट कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। और जब ये फिक्स्ड कॉस्ट को 48,61,000 का जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे हम डिवाइड करेंगे बाय 1299.375 विच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमें यहाँ पर मिलता है ब्रेक इवन पॉइंट विच इज 3741 पेशेंट डेज। यानी टोटल 8,000 पेशेंट डेज में से 3741 पेशेंट डेज जब ही हो जाएंगे तब तक हम सारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर कर लेंगे। उसके बाद जो भी रेवेन्यू मिलता है उसमें से एक प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा और बाकी जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उसका एलिमेंट रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी भाई, पेशेंट डेज कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो पेशेंट डेज का हमने कैलकुलेशन किया ये आपने बराबर कर लिया, तो फिर कॉस्ट एज वेल एज ब्रेक इवन पॉइंट में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। सिंपल, इजी, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो इलस्ट्रेशन 8 है वो कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है देन वी कैन मूव टू अनदर सेक्टर विच इज आईटी सेक्टर, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। मेरे बुक में 27 क्वेश्चन नंबर है। आईटी सेक्टर पहले समझ लेते हैं भाई, आईटी सेक्टर क्या है उसका थियरी एक बार पहले पढ़ लेते हैं। आईटी सेक्टर क्या है, तो लेट्स रीड। अभी ये जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में एक तो जो आउटपुट है दैट इज इंटेंजिबल। IT एंड ITES फर्म्स ऑफर सर्विसेज और इनटेंजिबल आउटपुट। इनटेंजिबल आउटपुट यानी वो लोग जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस हमें दे रहे हैं दैट इज इनटेंजिबल, हमें पता नहीं है कि भाई एग्जैक्टली वो हाथ में नहीं आ रहा है। जो सर्विसेज है, जो आउटपुट है, यूजुअली कैसा होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट एज अ फिनिश गुड्स हम हाथ में उसे सेल कर सकते हैं, वी कैन फील दैट प्रोडक्ट। बट यहाँ पर कैसा है, जो आउटपुट है वो इंटेंजिबल है, यानी यहाँ पर हमें वो प्रोडक्ट है वो दिखने नहीं वाला है, वो सर्विस है, वो कोई सॉफ्टवेयर रहेगा, कोई प्रोग्राम रहेगा, कोई वेबसाइट वगैरह है जो वो लोग ने बना दी है आईटी में। और ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज हाईली लेबर इंटेंसिव, क्योंकि बंदे ही काम कर रहे हैं, बंदे ही प्रोग्राम्स वगैरह करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हेंस आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कॉस्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, यानी यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या रहेगा, तो यूजुअली यहां पर जो जॉब है दैट इज ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्ट। यूजुअली आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ये लोग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना है तो दैट इज अ प्रोजेक्ट, फिर उन्हें कोई कोड लिख के कोई पूरा डेवलपमेंट करना है तो दैट इज अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हर एक काम, हर एक जॉब इज ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट में कितने बंदे ने कितने दिनों के लिए काम किया दैट इज नथिंग बट देयर कॉस्ट यूनिट। फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर पर्सन पर डे कितना है, या फिर कॉस्ट पर पर्सन पर वीक कितना है, या फिर कॉस्ट पर पर्सन पर मंथ कितना है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट। यूजुअली एफर्ट्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें कॉस्ट का ब्रेकअप कैसे होता है, एक तो डायरेक्ट मैन पावर इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, प्रोजेक्ट लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, ये सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में, दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट।
फिर उनको सपोर्ट करने वाले जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो कौन सी होती है, तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, टेस्टिंग टीम है, फिर एडमिन टीम है, सपोर्ट टीम है, तो ये हो गए इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा और कौन से कॉस्ट होते हैं, तो एक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, दिस इज अनदर मेजर कॉस्ट आफ्टर एम्प्लॉय कॉस्ट। बंदे लोगों को लिए क्या जो एम्प्लॉयज वगैरह है या फिर जो इंजीनियर्स वगैरह काम कर रहे हैं उनको क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वो दोनों चीजें लगेगी जिस पर वो लोग काम करेंगे, जिस पर कोडिंग करेंगे और हमें जो आउटपुट है वो जनरेट करके देंगे, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट इज अनदर क्रिटिकल कॉस्ट। फिर है ट्रैवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर यहाँ वहाँ ट्रैवल करना है, क्लाइंट से मिलना है या फिर उनके इंटर्न्स वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह देनी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। यानी यहाँ पर मेजरली अगर हम देखें आईटी सेक्टर में मेजरली अगर हम देखें तो एक है सैलरीज का खर्चा, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, तीसरा है सपोर्ट स्टाफ की सैलरीज का खर्चा, फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का खर्चा, सॉफ्टवेयर वगैरह का खर्चा, देन है एम्प्लॉय वेलफेयर का खर्चा, एंड लास्ट इज शेयर्ड फैसिलिटी, यानी अगर मीटिंग रूम, लाइब्रेरी, ऑफिस में जो भी कॉमन रूम्स है जो शेयर होती है तो उसका जो खर्चा है, ये सारे खर्चे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं आईटी सेक्टर में। सिंपल, इजी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि ओके इंडस्ट्री में कौन से खर्चे इनकर होते हैं और एक इंडस्ट्री है वो कौन से तरीके से फंक्शन कर रही है और उसका कॉस्ट यूनिट है, तो वो हम एक बार ऊपर से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो हमने ये डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या करेंगे, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 27। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ICI मॉड्यूल में इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9, तो ओपन कर लो, मेरी बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स रीड द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो पढ़ लेते क्या दिया है यहाँ पर। फॉर्म द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23, पूरे साल का हमें डेटा दिया है। क्या डेटा है, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज 15 लाख रुपीज फॉर 5%, यानी पूरे साल के लिए हम 5 बंदों को 15 लाख रुपए टोटल पे कर रहे हैं। यानी यहाँ पे पर पर्सन की सैलरी कितनी हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 विच इज 3 लाख रुपीज पर एनम। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर्स 9 लाख रुपीज, 2 बंदे थे, तो यहाँ पर एनम सैलरी कितनी हुई प्रोजेक्ट लीडर की, 9 लाख डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4,50,000 पर एनम। प्रोजेक्ट मैनेजर को 6 लाख पे करते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3 लाख होता है, एंड एडमिन ओवरहेड हमारा 12 लाख रुपीज इनकर होता है। तो ये हमें खर्चे दिए हैं। ओके, आगे क्या दिया है, कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट XYZ, द डिटेल्स ऑफ द सेम आर एस फॉलोस। हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स। ओके, तो ये जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट में कि यूजुअली आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, स्पेसिफिक महीनों के लिए प्रोजेक्ट चलते हैं, तो कितने बंदों ने वो प्रोजेक्ट पर कितना काम किया वो हिसाब से वो प्रोजेक्ट को कॉस्ट एलोकेट होता है या फिर वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट था उसका ड्यूरेशन कितना था, 6 मंथ्स। तो हमें अगर ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स। ओके, one project leader and 3 software engineers were entirely involved during this project, या फिर were involved for the entire duration of the project। कितने बंदे, एक प्रोजेक्ट लीडर और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो फुल्ली ऑक्यूपाइड थे प्रोजेक्ट के लिए, पूरे ड्यूरेशन के लिए, 6 मंथ्स के लिए। whereas प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड्स 2 months एफर्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने 2 महीने का एफर्ट्स यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पूरी सैलरी में से 2 महीने की सैलरी कितनी होती है उतना ही हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। ट्रेवल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज 1,87,500। ओके, 2 लैपटॉप्स वर परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 ईच। हमने 2 लैपटॉप्स खरीदे 50-50 हजार के, फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट, एंड लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 ईयर्स। यानी 2 लैपटॉप खरीदे 50,000 के, यानी 1 लाख का खर्चा, इसका लाइफ कितना है, 2 साल है। तो इसका डेप्रिसिएशन का जो खर्चा लगेगा लैपटॉप का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 50,000 का लैपटॉप है, 2 लैपटॉप खरीदे तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। अब ये जो 1 लाख रुपीज है इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है, तो 1 साल का खर्चा कितना होगा, 50,000। बट हमारा जो प्रोडक्ट ड्यूरेशन है वो तो सिर्फ 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स के ऐसे 4 पार्ट्स हो जाएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, तो 2 ईयर्स जाके कंप्लीट होगा। तो इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 6 मंथ्स ड्यूरेशंस, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा लैपटॉप का, दैट विल बी 25,000। करेक्ट, तो ऐसे 6 मंथ्स के हमें खर्चे जो है वो कैलकुलेट करने हैं। हमें पूछा क्या है, प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना वो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, मॉड्यूल में भी वो लोग ने इनकम्प्लीट दिया है, तो आपको ये पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट कंसिडरिंग overheads are
absorbed on basis of salary. We have to prepare a project cost sheet और यहां पर हमें क्या कंसिडर करने की जो ओवरहेड्स है दैट आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, क्योंकि यहां पर ये जो टोटल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिया है, एडमिन ओवरहेड का खर्चा दिया है, ये सारे ओवरहेड्स हो गए। अभी ये ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब कैसे करना है, तो इसे हम अब्सॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। ओके, सिंपल इजी। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, वेरी इजी सॉल्यूशन। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सुपरवाइजर वगैरह की सैलरी वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले उनकी सैलरीज पर एनम बेसिस पे डिवाइड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है कि भाई हमारा टोटल सैलरीज कितना है जो ये प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर सुपरवाइजर की सैलरी है, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हमने देखा 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको टोटल हम 15 लाख पे कर रहे हैं पर एनम। तो यहाँ पर एक सुपरवाइजर को कितना पे करना है, 3 लाख रुपीज। और अगर पर मंथ हम कैलकुलेट करें तो और डिवाइड बाई 12 तो 25,000 इज पर मंथ। वैसे ही जो प्रोजेक्ट लीडर है उसकी सैलरी कैलकुलेट करें तो वो 2 बंदे हैं, 9 लाख पे कर रहे हैं, तो पर एनम खर्चा विल बी 4,50,000, पर मंथ खर्चा विल बी 37,500। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको हम 6 लाख पे कर रहे हैं, एक ही बंदा था, तो पर एनम कॉस्ट इज 6 लाख, तो पर मंथ कॉस्ट इज 50,000। तो यहां पर अगर हम देखें तो सैलरी पर मंथ खर्चा इज 112,500। 112,500 की सैलरी इनकर हो रही है टोटल पर मंथ, सबकी सैलरी मिला के। ओके, दूसरे जो हमारे ओवरहेड्स थे वो कौन से थे, तो एक तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिन ओवरहेड, दो हमारे ओवरहेड्स थे। वो कितना था, 3 लाख एंड 12 लाख क्वेश्चन में दिया है, तो 15 लाख रुपीज का ओवरहेड्स है टोटल। करेक्ट। तो अगर ओवरहेड्स को हमें अब्सॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी तो कैसे करेंगे, तो यहां पर अगर हम देखें तो पूरे साल में सॉरी एक ही सेकेंड, आई विल जस्ट इरेज दिस। पूरे साल में हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग अ टोटल सैलरी ऑफ 30 लाख रुपीज बच्चों। 15 लाख रुपीज हम इंजीनियर को दे रहे हैं, 9 लाख रुपीज हम प्रोजेक्ट लीडर्स को दे रहे हैं, 6 लाख रुपीज हम प्रोजेक्ट मैनेजर को दे रहे हैं। तो टोटल हमारी सैलरी जा रही है 30 लाख रुपीज। और हमें क्या कहा है, ओवरहेड्स हैज टू बी अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। तो अगर 30 लाख की सैलरी जा रही है पूरे साल में, तब जाके हमारा ओवरहेड्स 15 लाख का इनकर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट हमने थर्ड चैप्टर में देखा था, या फिर जो परसेंटेज ऑफ फोर्थ चैप्टर में परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हुए वो कितने हुए हैं भाई। अगर 30 लाख की सैलरी मैं पे कर रहा हूं तो मेरा 15 लाख का ओवरहेड हो रहा है। तो 15 लाख डिवाइड बाई 30 लाख अगर मैं करता हूं तो आंसर आता है 50%। यानी टोटल प्रोजेक्ट में मैं जितनी सैलरी दूंगा वो सैलरी का 50% विल बी माई ओवरहेड्स। वैसे मैं ओवरहेड्स चार्ज कर दूंगा। यहां पर टोटल पूरे साल में 30 लाख की सैलरी पे कर रहा हूं, तो मेरा ओवरहेड्स अगर 15 लाख है तो यही प्रपोर्शन में मैं जितनी सैलरी पे करूंगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उतना ओवरहेड्स में यहां पर चार्ज कर दूंगा। आई होप ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अभी क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके डन। चलो अभी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना था, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ्स का था, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए अभी हमें सारे कॉस्ट एलोकेट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 3 सैलरीज हम पे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, वो एलोकेट कर दो। हमने यहाँ पर ये पर मंथ कैलकुलेट किया है, 25,000 फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 37,500 फॉर प्रोजेक्ट लीडर एंड 50,000 फॉर मैनेजर। तो कितना आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो 3 मंथ्स के लिए थे और टोटल 6 मंथ्स के लिए थे, प्रोजेक्ट वाज फॉर 6 मंथ्स एंड टोटल 3 ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो फुल टाइम फुल ड्यूरेशन के लिए काम किए प्रोजेक्ट के लिए। सो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटू 25,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, तो सैलरी आ गई 4,50,000। वैसे ही वो लोग ने कहा था कि एक प्रोजेक्ट लीडर था जिसने 6 महीने के लिए फुल ड्यूरेशन के लिए काम किया है, तो 37,500 इंटू 6 दिस कम्स टू 2,25,000। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वो लोग ने दिया है 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरेज प्रोजेक्ट मैनेजर हैज स्पेंड ओनली 2 मंथ्स एफर्ट्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने अगर 2 महीने का एफर्ट स्पेंड किया तो उसके लिए 2 मंथ का ही हम सैलरी चार्ज करेंगे। तो 50,000 इज पर मंथ सैलरी इंटू 2, तो यहाँ पर 1 लाख हो गया। तो हमारी टोटल सैलरी कितनी हो गई, हमने टोटल 4,50,000, 2,25,000 एंड 1 लाख यानी 7,75,000 की सैलरी पे की है। अभी ओवरहेड्स कैसे चार्ज होते हैं भाई, सैलरी का 50% विल बी माय ओवरहेड्स। तो यहां पर सैलरी के बाद में ओवरहेड्स खर्चा चार्ज कर दूंगा विच इज 50% ऑफ सैलरी। इसमें मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एज वेल एज ओवरहेड कॉस्ट दोनों आ गया, एडमिन कॉस्ट दोनों आ गया।
तो 7,75,000 है प्लस 50% ऑफ 7,75,000 विच इज 3,87,500। तो यहाँ पर हमें ओवरहेड्स मिल गया। तो यहाँ पर उसके बाद हमें स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट के लिए दो खर्चे इनकर हुए हैं। एक है ट्रैवल एक्सपेंस, ये ट्रैवल एक्सपेंस स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट का है तो पूरा ये प्रोजेक्ट को चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर 187,500 हम पूरा चार्ज कर देंगे ट्रैवल एक्सपेंस। एंड देन हमें दिया है डेप्रिसिएशन फॉर लैपटॉप 25,000, वो हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको दिखाया कैसे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 या फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स इंटू 6 मंथ्स, करेक्ट। तो पर ईयर मिलेगा पर मंथ मिलेगा एंड देन यू विल कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स। पर मंथ आप कैलकुलेट करो या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 लाख डिवाइडेड बाई टोटल मंथ्स कितने 24 मंथ्स, हमें चाहिए 6 मंथ्स के लिए, करेक्ट। तो आपको क्या मिलेगा आंसर 25,000। तो यहाँ पर हमें टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिल गया 13,75,000। सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है कैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो मेजर कैलकुलेशन था वाज दिस ओनली। अगर आपको ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करना है वो आ गया तो ये क्वेश्चन में और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। सिंपल, इजी। कैन वी मूव टू अनदर सेक्टर? चलो, दूसरा सेक्टर कौन सा है? टोल रोड। इलस्ट्रेशन नंबर 10, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन इलस्ट्रेशन 10 करें उसके पहले टोल रोड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, जो थियरी है वो एक बार रीड कर लेते हैं। चलो, यूजुअली टोल रोड्स में क्या होता है? तो टोल रोड्स इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोल्स जब भी आप देखो, आप जब भी कार वगैरह में ट्रैवल करते हो तो हमें लगता है वो बड़ी बड़ी लाइन लगती है और फिर एक एक जाके, अभी तो फास्टैग हो गया है तो काफ़ी इजी हो गया है, वरना तो पहले बहुत टाइम टोल पर ही वेस्ट हो जाता था, बट फास्टैग से अभी कंपैरेटिवली बेटर हो गया। लेकिन जब भी बड़े बड़े हाईवेज वगैरह बनते हैं तो वो हाईवेज का कॉस्ट रिकवर करने के लिए ये जो टोल्स है वो लगते हैं। तो यहाँ पर जब भी टोल रोड यानी ये टोल जो कलेक्ट होता है हमसे, उसका कॉस्ट कैसा होता है? तो इट इज हाईली सिग्निफिकेंट कैपिटल कॉस्ट, यानी इनका जो कैपिटल कॉस्ट है, एक तो पूरा रोड बनाने का जो कैपिटल का खर्चा है वो ही बहुत ज्यादा लग जाता है, इट इज इन क्रोर्स। एंड फिर उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर यूजुअली क्या होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब कि अगर इतना खर्चा करेंगे तो कितने लोग ये रोड यूज करेंगे, कितनी कार्स के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ कार्स रोज यहाँ से ट्रैवल करेगी, और वो हिसाब से फिर जो टोल का है वो कॉस्ट डिसाइड होता है कि ओके इतना हमें टोल कलेक्ट करना है, इतना हमें फीस रखना है, 1 वे 2 वे वैसे। तो टोल रोड के लिए प्रॉपर एनालिसिस करके फिर कॉस्ट जो है वो डिसाइड होता है। इसमें मेजर कॉस्ट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो दो मेजर कॉस्ट होते हैं। एक तो है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट यानी पहले तो पूरा रोड वगैरह बनाने का जो खर्चा लगता है, दैट इज कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट में कौन से कॉस्ट आएंगे? जनरली रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रन फॉर मल्टीपल ईयर्स, हेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एंटायर कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसीलिए इसे कैपिटल कॉस्ट कहते हैं क्योंकि ये बहुत सालों तक चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल पूरे रोड को बनाने के लिए लगता है। कॉस्ट कौन से आएंगे? तो इसमें एक तो प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आएंगे, पहले हमने R&D किया वो सारे खर्चे आ जाएंगे। फिर लैंड एक्विजिशन का खर्चा, मटेरियल एंड लेबर का खर्चा आ जाएगा। फिर जो भी ओवरहेड्स वहां पर इनकर होता है, कुछ भी कंटिंजेंसीज आ गए, जैसे बारिश आ गई, कोई लैंडस्लाइड हो गया तो रोड बिगड़ गया, या फिर काम रुक गया, तो ऐसे कंटिंजेंसी में जो खर्चे इनकर होते हैं तो वो सारे भी कंसिडर करने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, अभी समझो आप 200 करोड़ का रोड बना रहे हो तो 200 करोड़ ब्लॉक हो जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो भी एक हमारा मेजर एक्सपेंस हो जाता है कि वर्किंग कैपिटल जो हमारा है वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा एक्सपेंस यहाँ पर जो इनकर होता है दैट इज ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो रेगुलरली ऑपरेशंस के लिए खर्चा चाहिए, सैलरी वगैरह हमें पे करना है, तो वो सारे खर्चे यहाँ पर इनकर होते हैं। तो ये दो मेजर टाइप के कॉस्ट है, करेक्ट। फिर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन से इनकर होते हैं? यहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में एक है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे टोल कलेक्ट करना, एडमिन एंड सिक्योरिटी सर्विस देना, इमरजेंसी सर्विस देना, फिर इंटरेस्ट वगैरह देना। तो ये सारे हमारे जो खर्चे हैं ये मिनिमल ऑपरेटिंग खर्चे, रोज के खर्चे इनकर होते हैं। और मेंटेनेंस में खर्चे कौन से? अगर पॉट होल हो गया, क्रैक हो गया, साइन रोड साइंस वगैरह सारे लगाने हैं, पोस्टर्स बिलबोर्ड्स वगैरह लगाने हैं, और पीरियोडिकली मेंटेनेंस करना है, सरफेस रिन्यूअल हो गया, फिर हम देखते हैं कहीं पर कलर वगैरह करते हैं रोड्स पे मेंटेन करने के लिए प्रॉपर। तो ये जो सारे मेंटेनेंस हम करते हैं पीरियोडिकली बेसिस पे, ये भी सारे कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। मेजर कॉस्ट पता चल गया, एक कैपिटल कॉस्ट है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। अभी टोल रोड में कहीं बार एक ये मॉडल भी चलता है आजकल, विच इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। मुंबई में जब मेट्रो बना तभी रिलायंस को मेट्रो बनाने का काम दिया गया था, फर्स्ट मेट्रो। तो वो मेट्रो जो दिया था दैट वाज ऑन दिस बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। सर ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी प्राइवेट प्लेयर को हायर करती है और प्राइवेट प्लेयर को कहती है भाई ये पूरा प्रोजेक्ट तू कंप्लीट कर,
और तू कंप्लीट करने के बाद हमसे कुछ भी कॉस्ट या फिर सैलरी एक्सपेक्ट मत करना, या फिर कोई भी रेवेन्यू हमसे एक्सपेक्ट मत करना। तो बोलेगा मैं कमाऊं कैसे? तो तू बना और फिर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट तू ही ऑपरेट कर, और इसमें से जो भी रेवेन्यू होता है वो तू ही जनरेट कर। एंड आफ्टर पर्टिकुलर ईयर्स ये पूरा जो है प्रोजेक्ट वो तू हमें ट्रांसफर कर दे। फॉर एग्जाम्पल मुंबई मेट्रो जब भी बन रहा था तो पूरा खर्चा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया, पूरा मेट्रो बनाने का, वो ब्रिज ट्रेन कंस्ट्रक्ट करो, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाने हैं वो सारी चीजें बनाओ, ट्रैक्स वगैरह बनाओ, ये सारा खर्चा कौन कर रहा है? रिलायंस। और जब भी मेट्रो स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए मेट्रो में से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो सारा किसे मिलेगा? रिलायंस को मिलेगा। फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए जितना भी रेवेन्यू आता है, जितने भी पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, जो भी टिकट फेयर आप रख रहे हो, वो सारा किसे मिलेगा? रिलायंस को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? एक विन विन सिचुएशन होता है प्राइवेट प्लेयर के लिए कि अगर मैं प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो उसके जितने भी रेवेन्यू है वो सारे मुझे मिल रहे हैं फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, एंड आफ्टर दैट ईयर्स आर कंप्लीटेड वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है, और फिर गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करती है, और जो भी रेवेन्यू वगैरह आता है वो गवर्नमेंट करेगी, जो भी रेगुलर खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट इनकर करेगी, जो भी रेवेन्यू आएगा वो भी गवर्नमेंट इनकर करेगी। तो टोल में कई बार ऐसा होता है, प्राइवेट प्लेयर को कहते हैं भाई तू रोड बना, और रोड बनाने के बाद 10 साल तक तू ही टोल कलेक्ट कर, तो जितने पैसे मिल रहे हैं वो सारे तेरे, 10 साल के बाद पूरा टोल हमें दे देना, वो रोड हमारे नाम पे कर देना, और फिर हम रोड को मेंटेन करेंगे और हम जो है वो टोल कलेक्शन करेंगे। इजी सिंपल। तो कई बार ऐसे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे भी टोल रोड्स कंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी जो टोल अमाउंट डिसाइड करते हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे? इट विल बी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और कितना रेट हमें रखना है पर किलोमीटर, तो वो हिसाब से यूजुअली टोल का जो है वो रेट डिसाइड होता है। एंड कई बार अगर हम एनालिसिस वगैरह करते हैं तो हम कैलकुलेशंस भी करते हैं कि भाई मैंने टोटल कॉस्ट कितना इनकर किया, उस पर मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है, और यूजुअली व्हीकल्स कितने ट्रैवल करेंगे, तो हम टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स करके भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पर व्हीकल हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा, तो वो हिसाब से हम जो टोल रेट है वो डिसाइड करते हैं। करेक्ट, सिंपल, इजी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया कि टोल के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। चलो अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी, देन विल मूव टू एजुकेशन सेक्टर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था टोल्स के रिलेटेड? इट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड हमारे बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, चलो क्या दिया यहाँ पे? BHG Toll Plaza Limited built a 60 kilometer long highway and it now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway। ठीक है, इन्होंने 60 मीटर्स का पूरा हाईवे बनाया है और अभी ये लोग टोल कलेक्ट कर रहे हैं। The company has estimated that a total of 12 crore vehicles, one single type of vehicle, will be using the highway during 10 years toll collection tenure। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो यूजुअली कैसा होता है, ट्रक है, फोर व्हीलर व्हीकल है, फिर वो बड़े बड़े लॉरी है, तो सबका टोल का रेट अलग है। बट फॉर हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए बोल रहे हैं क्या कहे भाई 12 crore vehicles of one type are going to travel on this road for a duration of 10 years। 10 साल में 12 करोड़ व्हीकल ट्रैवल करेंगे, इतना एनालिसिस किया है। तो हर साल कितना व्हीकल ट्रैवल करेंगे? इफ 12 crore vehicles are going to travel for 10 years, तो every year 1.2 crore vehicles are going to travel। सिंपल, ओके। फिर क्या दिया है? Salary to collection personnel, it is 3 shifts and 4 person per shift, which is 550 per day per person। ओके, कॉस्ट हमें दिया है ₹550 पर डे पर पर्सन, एक दिन का एक बंदे का खर्चा दिया है। और हमें यहाँ पर क्या दिया है कि जो बंदे हैं वो 3 शिफ्ट में काम करेंगे और 4 बंदे काम करेंगे पर शिफ्ट, यानी टोटल 12 बंदे यहाँ पर काम करने वाले 4 into 3, और उनको पे कितना करना है? ₹550। ओके, सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है? वो भाई 2 शिफ्ट में काम करेगा और एक ही बंदा है, एक ही सुपरवाइजर है जो 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, एंड ₹750 हम पे कर रहे हैं, यानी हर एक शिफ्ट में एक एक बंदा ही काम कर रहा है। 2 शिफ्ट है एंड 1 पर्सन पर शिफ्ट, एंड कॉस्ट इज 750 पर डे पर पर्सन। ओके, आगे क्या दिया है? सिक्योरिटी पर्सोनल 3 शिफ्ट एंड 6 पर्सन पर शिफ्ट। तो यहां पर जो सिक्योरिटी है वो कितने हैं? 6 बंदे हैं सिक्योरिटी के हर एक शिफ्ट में, ऐसे 3 शिफ्ट है, और खर्चा जो हमारा है दैट इज 450 पर पर्सन पर डे। तो यहाँ पर सिंपली ये सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 into 4 into 550, 2 into 1 into 750। तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट मिलेगा ऑफ नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर पर्सन पर डे। अभी इसे 6 मंथ्स के लिए करना है, पर एनम के लिए करना है, पर मंथ के लिए करना है, वो हम देख लेंगे, तो वो हिसाब से नंबर ऑफ डेज भी हमें मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, आगे क्या दिया है? टोल बूथ मैनेजर 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं, 1 पर्सन पर शिफ्ट, एंड कॉस्ट इज ₹900 पर
डे पर पर्सन, ओके। फिर हमें दिया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 8 लाख है, टेलीफोन का खर्चा 1,40,000 है, मेंटेनेंस कॉस्ट है 30 लाख, ओके। हमें ये सारे खर्चे दे दिए हैं। मंथली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस विल बी 1.5 करोड़, ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन का खर्चा दे दिया है। फर्दर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। कंपनी को 25% का प्रॉफिट कमाना है ताकि उनको एक प्रॉफिट भी यहाँ से मिल जाए और उनका जो कॉस्ट है वो भी रिकवर हो जाए। यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। हमें यहाँ पर एक कंपोजिट यूनिट कैलकुलेट करना है कॉस्ट का पर किलोमीटर पर मंथ, यानी 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का 1 महीने का खर्चा कितना हो रहा है, 1 महीने में 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का कितना खर्चा हो रहा है पर किलोमीटर पर मंथ। एंड नेक्स्ट कैलकुलेट टोल रेट पर व्हीकल। पर व्हीकल कितना चार्ज कर सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, भाई पर व्हीकल हमें कितना रेवेन्यू कलेक्ट करके मिलेगा, वो दो चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर एक वर्किंग नोट वो लोग ने प्रिपेयर किया है कि भाई टोटल 1 महीने में कितने व्हीकल्स ट्रैवल करेंगे। तो हमें यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में कहा 12 करोड़ व्हीकल्स दिया है जो 10 ईयर्स के लिए काम करेंगे, तो एक साल में 1.2 करोड़ व्हीकल ट्रैवल करेंगे। तो पर मंथ कितने व्हीकल ट्रैवल करेंगे, तो 1.2 करोड़ डिवाइड बाई 12 अगर मैं करता हूं तो 10 लाख व्हीकल्स आर गोइंग टू ट्रैवल ऑन दी हाईवे फॉर पर मंथ। एवरी मंथ 10 लाख व्हीकल ट्रैवल करेंगे। तो ये 10 लाख कैसे आया वो क्लियर हो गया, सिंपल। अभी पर मंथ के लिए हमें पहले तो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो पर्सनल की सैलरी जैसे मैंने आपको कहा 3 शिफ्ट में 4 पर्सन काम करते हैं, 550 रुपीज पर डे का खर्चा है। और 30 डेज के लिए हमें कॉस्ट चाहिए बिकॉज हमें मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये कॉस्ट आ जाएगा 1,98,000। सिमिलरली सुपरवाइजर की सैलरी 2 शिफ्ट में एक बंदा काम करता है, 750 रुपीज है। हमने जो भी ऊपर फिगर्स देखे वो सब मल्टीप्लाई करने हैं और 30 डेज के लिए चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 30 डेज के लिए हमें चाहिए सिक्योरिटी पर्सोनल, तो ये 3 खर्चे हमें यहाँ पर मिल गए। फिर आ जाते हैं टोल बूथ मैनेजर की, उसकी भी सैलरी सेम है, 2 शिफ्ट है और एक बंदा पर शिफ्ट काम करता है, सैलरी है 900 पर डे। इंटू 30 डेज हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें 54,000 सैलरी मिल गई। तो ये सारे एक्सपेंसेस लिख लिए। फिर और 3 एक्सपेंस हमें दिए, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड मेंटेनेंस, तो वो तीनों एक्सपेंस भी एज इट इज हमें लिखने हैं। 8 लाख, 1 लाख 40 एंड 30 लाख यहाँ पर क्वेश्चन में दिए थे एज इट इज। तो ये 3 खर्चे हैं, ये पर मंथ ही दिए हैं, तो ये 3 खर्चे भी हमने यहाँ पर लिख लिए पर मंथ। तो हमें यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया 44,80,000। 44,80,000 हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला। इसके अंदर हमें और डिप्रिसिएशन का खर्चा लेना बाकी है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया भाई डिप्रिसिएशन का खर्चा इज 1.5 करोड़। तो इसमें अगर हम डिप्रिसिएशन का खर्चा ऐड करते हैं 1.5 करोड़ तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है 1,94,80,000। 1,94,80,000 हमारा टोटल खर्चा होता है पर मंथ। 1,94,80,000 हमारा खर्चा होता है पर मंथ। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। तो पर मंथ का खर्चा तो हमें मिल गया, लेकिन पर किलोमीटर का अभी तक नहीं मिला है। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितना ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो हाईवे है पूरा वो क्वेश्चन में दिया है 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है, तो हमें 60 किलोमीटर से डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा पर किलोमीटर पर मंथ। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आया हमें 1,94,80,000, उसे अगर आप 60 किलोमीटर से डिवाइड करते हो तो यू गेट 3,24,666.67। तो पर मंथ पर किलोमीटर हमें 3,24,667 रुपीज मिलेंगे, या फिर उतना हमारा खर्चा होगा, मिलेंगे नहीं, खर्चा होगा, उतना हमारा खर्चा हुआ है। अभी टोल रेट कैलकुलेट करना है। टोल रेट के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए 25% का क्वेश्चन में दिया है कि भाई मेरा जितना खर्चा हुआ है उस पर मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 1,94,80,000 का तो खर्चा हुआ है, तो 1,94,80,000 का तो मेरा खर्चा हुआ है। इस पर मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 25% ऑफ 1,94,80,000 कितना आता है, तो वो अगर आप करते हो 25% ऑफ 1 करोड़ तो यहाँ पर आपको मिलता है 48,70,000। तो इतना हमारा कॉस्ट है, उस पर हमें 48,70,000 का प्रॉफिट चाहिए। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स या फिर रेवेन्यू। तो उतना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिलेगा, उससे आप नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड करना, तो आपको पर व्हीकल रेट मिलेगा।
नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मंथ कितने हैं, 10 लाख व्हीकल्स। तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसे आप नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड करते हो तो हमें आंसर मिलता है 24.35, यानी पर व्हीकल हमें 24.35 रुपीज चार्ज कर सकते हैं टोल रेट। करेक्ट, सिंपल, इजी, समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है टोल का। चलो, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन था, इसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स कैसे कैलकुलेट करने और नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो अगर क्लियर है तो यहाँ पर आपको ये टोल वाला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। सिंपल, इजी, कैन वी मूव अहेड। चलो लेट्स मूव टू अनदर सेक्टर। अनदर सेक्टर कौन सा है, अभी जो सेक्टर है दैट इज एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड हमारे बुक में है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन सेक्टर। पहले थियरी देख लेते हैं और फिर हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉस्ट कौन से और इनकम कैसे कौन से होते हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री या फिर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर हम सब गए हैं। आप अभी सीए कर रहे हो यानी हम सब स्कूल से होकर, कॉलेज से होकर अभी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। सो बेसिकली वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस सर्विस इंडस्ट्री, तो हमें बेसिकली पता है कि इनके कौन से इनकम होते हैं, कौन से एक्सपेंस होते हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी इनकम होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो उनकी कुछ वन टाइम फीस होती है, जैसे एडमिशन फीस हो गई, डेवलपमेंट फीस हो गई, एनुअल फीस हो गई। तो ये सारी वन टाइम फीस है जो हम पे करते हैं। फिर रिकरिंग फीस कौन सी है, ट्यूशन फीस है, लाइब्रेरी फीस है, कंप्यूटर की फीस है, स्पोर्ट्स फी है, एक्स्ट्रा करिकुलर फीस है। आज तो भर भर के फीस वगैरह लोग लेते रहते हैं स्कूल्स में, फीस भी बहुत बढ़ गई है, तो ये सारी उनकी रिकरिंग फीस है। और अदर इनकम कौन सी, अगर ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल बस का चार्ज कर लोग करते हैं, मेस का चार्ज करते हैं, कैंटीन वगैरह में खाना, अभी कहीं पे वो मिड डे मील्स का प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट के हिसाब से फ्री होना चाहिए, बट स्कूल्स में कई बार जहाँ पे खाना देते हैं तो दे चार्ज सेपरेट फीस फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू किड्स। तो ये सारे उनके रिकरिंग इनकम हो गए। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं खर्चों के, तो टीचर्स की सैलरी देनी होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है, रेंट है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे जो भी है वो खर्चे यहाँ पर हमने लिखे हैं। और R&D का कॉस्ट हो गया, एकेडमिक रिसर्च करना है, बुक्स वगैरह बनानी है, पब्लिकेशंस वगैरह बनानी है, तो ये सारे खर्चे हो गए। और अगर हम देखें तो यूजुअली जो कॉस्ट एलोकेट होता है वो कौन से अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में होता है। तो एक है प्राइमरी या फिर डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, तो स्पेसिफिकली उनको कॉस्ट इनकर हो जाएगा। दूसरा है सर्विस्ड कॉस्ट सेंटर्स, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर रूम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो वो सबको भी हम एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हैं। फिर एक है स्टूडेंट सेल्फ सपोर्टिंग सर्विसेज, यानी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर सके उसके लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज उसे लगती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कैंटीन हो गया, होटल का स्टे हो गया। अगर कॉलेज हमारा अब्रॉड है, हॉस्टल्स वगैरह है, आईआईटीज वगैरह में स्टे भी होता है, आईआईएम्स एंड आईआईटीज में, तो ये स्टूडेंट की सेल्फ सपोर्टिंग सर्विस हो गई, तो दिस कैन ऑल्सो बिकम अ कॉस्ट सेंटर। एंड लास्ट है एडमिन कॉस्ट सेंटर, यानी जो भी एडमिन सर्विसेज है, जो भी मिसलेनियस सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल R&D हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, तो ये सारे मिसलेनियस सर्विसेज जो भी है वो सारा भी एक कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। तो ये हिसाब से कॉस्ट है वो हम एलोकेट कर सकते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली आपको पता होना चाहिए कौन से इनकम है, कौन से एक्सपेंस है, ये कोई थियरी में आपको ज्यादा पूछने नहीं वाला है, हमें सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और क्वेश्चन में हमें प्रॉपरली कॉस्ट एलोकेशन करना है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 11 और हमारे बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर अभी देखो जो क्वेश्चन दिया है ना वो थोड़ा बड़ा है, उसके जो कैलकुलेशंस है ना वो बहुत बड़े हैं थोड़े, बट डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 2-3 कैलकुलेशंस अच्छे हैं। तो हम क्या करेंगे, आई जस्ट एक्सप्लेन यू वो लोग ने कैसे क्या एलोकेट किया, आप खुद से सॉल्व करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है ना वो मैं आपको प्रॉपरली दिखा दूंगा कि वो लोग ने क्या किया है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन अगर हम लिखने जाए और करें तो 1 घंटा चला जाएगा, तो रिविजन वीडियो में उतना टाइम तो हम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एलोकेशन कैसे किया, बिकॉज बेसिक मैथ्स तो आपको आता है, वो तो आप खुद से ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, AD Higher Secondary School offers courses for 11th and 10th standard in the same stream, that is in the 3 streams, that is arts, commerce and science। ठीक है, तो ये स्कूल है जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की सर्विस प्रोवाइड करती है और 3 स्ट्रीम्स की सर्विस प्रोवाइड करती है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। सॉरी, आगे क्या दिया है, AHSS also runs a higher secondary class along with primary and secondary classes। यहां पर वो लोग एक हायर सेकेंडरी सेक्शन भी रन करते हैं along with 11th and 12th standard of arts, commerce and science। okay, but for accounting purpose it treats higher secondary as a separate responsibility center।
तो यहाँ पर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जो आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है, ये 3 अलग सेंटर हो गए, और जो हायर सेकेंडरी है वो एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गया। तो यहाँ पर कंपनी जो कॉस्टिंग करती है वो 4 चीजों का करती है। एक है 11th एंड 12th आर्ट्स, एक है 11th एंड 12th कॉमर्स, एक है 11th एंड 12th साइंस, और एक है हायर सेकेंडरी सेक्शन। ओके, चलो आगे क्या दिया है? द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। ठीक है, द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर। हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करी है। क्या डिटेल्स दी है? टीचर्स सैलरी, 25 टीचर्स को 35,000 की सैलरी दी जाती है फॉर पर मंथ, क्योंकि यहाँ पर इंटू 12 मंथ्स किया है। इसका मतलब हर एक टीचर को 35,000 की सैलरी है, ऐसे 25 टीचर्स काम कर रहे हैं और उनका टोटल खर्चा होता है 1,05,00,000। ओके, प्रिंसिपल की सैलरी है 14,40,000 फॉर द ईयर। लैब अटेंडेंट, 2 अटेंडेंट है, उनकी सैलरी है 15,000 पर मंथ, तो इंटू 12 किया है तो उनका टोटल खर्चा हुआ है 3,60,000। सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ इज 1,44,000। फिर सैलरी टू प्यून, 4 प्यून है, 10,000 सैलरी है, 12 महीना, उनका टोटल सैलरी होता है 4,80,000। सैलरी टू अदर स्टाफ इज 4,80,000। एग्जामिनेशन का एक्सपेंडिचर इज 10,80,000। ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट इज 15,20,000। एनुअल डे एक्सपेंसेस 4,50,000 एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,20,000। तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस दे दिए हैं। फिर हमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 120, 360, 180 एंड 840। तो यहाँ पर हमें सेक्शंस दे दिए है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज नथिंग बट दैट हायर सेकेंडरी, वो जो अलग सेक्शन हमें करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो है। तो 11th एंड 12th आर्ट्स में 120 स्टूडेंट्स है, कॉमर्स में 360 स्टूडेंट्स है, साइंस में 180 स्टूडेंट्स है एंड प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में 840 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए। इसका अगर हम टोटल करने जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं 120 प्लस 360 प्लस 180 कितना होता है? 120 प्लस 360 प्लस 180 प्लस 840, तो टोटल हमें मिलता है 1500 स्टूडेंट्स। सर आप टोटल क्यों कर रहे हो? टोटल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अगर रेशियोज कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर टोटल लगेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लैब क्लासेस इन अ ईयर दिए हैं। सिर्फ साइंस में 144 लैब क्लास होते हैं और अदर सेकेंडरी, वो जो अभी ये जो प्राइमरी है सेकेंडरी, इसको मैं अदर्स बोलता हूँ, और अदर सेक्शन में 156 क्लास होते हैं। तो इसका अगर हम टोटल करें तो 300 आता है। फिर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन अ ईयर, तो सबके 2-2 एग्जाम होते हैं, तो टोटल 8 एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। टाइम स्पेंड एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट पर ईयर, लाइब्रेरी में कितना स्पेंड टाइम करते हैं ये लोग? तो 180 आवर्स आर्ट्स वाले करते हैं, 120 आवर्स कॉमर्स वाले करते हैं, 240 आवर्स साइंस वाले करते हैं और 60 आवर्स जो अदर्स है वो लोग कर रहे हैं। तो इसका भी अगर आप टोटल कर रहे हो तो आपको रफली 600 आवर्स आता है। फिर टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल कितना टाइम स्पेंड कर रहा है? तो 208 आवर्स, 312, 480 एंड 1400। सर ये सारी डिटेल्स क्यों दी है? क्योंकि अभी यहाँ पर देखो प्रिंसिपल का खर्चा दिया है, प्रिंसिपल की सैलरी। तो अब ये प्रिंसिपल की सैलरी अगर मुझे सब डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा? आई विल डिवाइड प्रिंसिपल सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 208:312:480:1400 के रेशियो में मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो एलोकेट करूंगा। इसका टोटल आता है 2400। ओके, एंड लास्ट है टीचर्स फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। कितने हैं? यहाँ पर 4 टीचर्स है, यहाँ पर 5 टीचर्स है, यहाँ पर 6 टीचर्स है और यहाँ पर 10 टीचर्स है। हमें कहा था टोटल 25 टीचर्स है, तो 25 टीचर्स का सेपरेशन वो लोग ने यहाँ पर दे दिया है 4, 5, 6 एंड 10। ओके, आगे क्या दिया है? 1 टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स ऑल्सो टीचेस कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो यहां पर एक ओवरलैपिंग है कि एक ऐसे टीचर है जो आर्ट्स में भी पढ़ाते हैं और कॉमर्स में भी पढ़ाते हैं, दोनों डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। तो इनका जो कॉस्ट है वो हमें दोनों डिपार्टमेंट में इक्वली एलोकेट करना पड़ेगा या फिर कुछ पर्टिकुलर रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन अ ईयर। ठीक है, ये टीचर टोटल 1040 क्लासेस लेते हैं पूरे साल में, जिसमें से 208 क्लासेस आर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके, तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 208 क्लासेस लेते हैं, तो बचे हुए 1040 माइनस 208 जितने बचते हैं क्लासेस वो आर्ट्स वालों के लिए ले रही है ये मैम। तो ये टीचर जो है उनको वो हिसाब से इन द रेशियो ऑफ दीज क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस के हिसाब से रेशियो में हमें
आर्ट्स एज वेल एज कॉमर्स का जो खर्चा है वो एलोकेट करना है। ये क्वेश्चन में ये एक ही एडजस्टमेंट, ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट है। इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ओवरहेड्स। जो रीअपोर्शन हम करते थे ना, वो रीअपोर्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एक अच्छे से हमें करना है। और वैसा ही एक एडजस्टमेंट आगे दिया है, देयर इज अनदर टीचर हु टीचेस फॉर मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टीचेस बिजनेस मैथमेटिक्स टू कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट। यानी एक ऐसे टीचर है जो साइंस में भी पढ़ाते हैं और कॉमर्स में भी पढ़ाते हैं। उनके भी नंबर ऑफ क्लासेस दे दिए है कि भाई 1100 क्लासेस वो टोटल ले रहे हैं, उसमें से 160 क्लासेस कॉमर्स स्टूडेंट के हैं, तो बाकी के जो 940 क्लासेस है वो साइंस वालों के लिए है। तो हमें वो हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन जो एक्सपेंस है वो अपोर्शन करना पड़ेगा। आगे क्या दिया है, वन प्यून इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, अदर प्यून डिक्टेट्स देयर 15% ऑफ द टाइम फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, तो अभी ये जब हायर सेकेंडरी सेक्शन को हम एलोकेट करेंगे खर्चा, तो प्यून का खर्चा यहाँ पर जो दिया है, कितना दिया है प्यून का, 4 प्यून है, 10,000 की सैलरी है, 12 महीना के लिए लोग काम करें, टोटल खर्चा हुआ 4,80,000। तो यहाँ पर एक प्यून तो पूरा हायर सेकेंडरी के लिए काम कर रहा है। तो ये जो 10,000 रुपीज इंटू 12 अगर आप करते हो तो 1,20,000 इज सैलरी पर ईयर पर प्यून। ऐसे 4 प्यून को 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 दे रहे हो, तो एक प्यून तो पूरा हायर सेकेंडरी के लिए है। तो 1,20,000 तो पूरा हायर सेकेंडरी को जाएगा। और जो बचा हुआ 3,60,000 रुपीज है प्यून की सैलरी, बिकॉज टोटल इज 4,80,000, इसमें से 15% जो टाइम है वो भी हायर सेकेंडरी का है। तो 3,60,000 इंटू 15% आप करते हो तो कितना आता है, 54,000। तो हायर सेकेंडरी का टोटल प्यून का खर्चा कितना हुआ, 54,000 प्लस 1,20,000 विच कम्स टू 174। तो 1,74,000 रुपीज इज फॉर प्यून सैलरी फॉर हायर सेकेंडरी। और इसमें से ये 3,60,000 में से 15% तो चला गया, ये 54,000 यहाँ पे, तो बचा कितना, 3,60,000 माइनस 54,000, तो कितना बचता है, 3,60,000 माइनस 54,000, इट कम्स टू 3,06,000। तो अभी ये जो 3,06,000 रुपीज का प्यून का खर्चा है, दैट हैज टू बी एलोकेटेड टू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। अभी वो कौन से बेसिस पे करेंगे, तो यहां पर कुछ तो हमें दिया होगा प्यून का, ओके कुछ नहीं दिया, देन वी कैन एलोकेट देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। तो ये 3,06,000 का जो खर्चा है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि प्यून है वो स्टूडेंट का ही ख्याल रखता है। तो वो हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट है वो एलोकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये 120:360:180 के रेशियो में हमें बचा हुआ 3,06,000 एलोकेट करना है। सिंपल। आगे क्या दिया है, all school students irrespective of the section age participate in annual function and sports activity। ठीक है, यानी सारे स्टूडेंट्स एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनुअल डे का एक्सपेंस है और स्पोर्ट्स का एक्सपेंसेस है, ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर सबको एलोकेट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे सबको एलोकेट करना है। करेक्ट, सिंपल, इजी, समझ में आ गया। चलो अभी सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, वो लोग ने क्या दिया है। सबसे पहले ये टीचर्स की सैलरी है वो एलोकेट करनी पड़ेगी। टीचर्स की सैलरी कैसे एलोकेट करेंगे, 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है, इंटू 12 मंथ्स अगर आप करते हो 35,000 इंटू 12, यानी हर एक टीचर की सैलरी कितनी है, 4,20,000। हर एक टीचर की सैलरी है 4,20,000। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो हमें दिया है आर्ट्स में 4 टीचर है, कॉमर्स में 5 टीचर है, साइंस में 6 टीचर्स है और यहाँ पर 10 टीचर्स है। तो 4,20,000 इंटू ये 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 कर दो। सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, परफेक्ट। चलो सबसे पहला वर्किंग नोट वो लोग ने टीचर्स के लिए बनाया है, तो यहाँ पर हम पर वर्किंग नोट देख लेते हैं। अच्छा पूछा क्या है वो पढ़ लेते हैं। What have been asked? First, we have to calculate cost per student per annum for all the 3 streams. आर्ट कॉमर्स साइंस के लिए कॉस्ट पर स्टूडेंट ढूंढना है पर एनम। ठीक है, फिर इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू टेक अ यूनिफॉर्म फी ऑफ 1,000 पर मंथ फ्रॉम ऑल हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। यानी अगर आप 1,000 रुपीज चार्ज करते हो पर मंथ स्टूडेंट से, तो यहां पर स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आती है वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड लास्ट,
इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू टेक 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर मैनेजमेंट सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट पे 10% मेरे को, सॉरी कॉस्ट पे मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए, तो कितनी फी चार्ज करनी चाहिए स्टूडेंट से फ्रॉम ऑल द 3 स्ट्रीम्स, वो भी हमें बताना है। ठीक है, सिंपल है, इजी है, बड़ा है, इसलिए डरना नहीं है, एकदम अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लाइन वाइज लाइन जाओ। पहले कॉस्ट तीनों स्ट्रीम में ब्रेक कर लेते हैं। भाई आर्ट कॉमर्स साइंस में जो खर्चे एलोकेट करने हैं ना, वो एलोकेट कर देते हैं। सबसे पहले टीचर का खर्चा कितना है, 4,20,000 हमने देखा। 4,20,000 पर मंथ पर टीचर, पर ईयर पर टीचर का खर्चा है। तो नंबर ऑफ टीचर्स तो हमें पता है, 4 टीचर, 5 टीचर एंड 6 टीचर तीनों स्ट्रीम्स में पढ़ाते हैं, तो उनको 4,20,000 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो हमें टोटल टीचर का खर्चा मिल जाएगा। आर्ट्स के लिए 16,80,000, कॉमर्स के लिए 21 लाख है, और साइंस के लिए 25,20,000। टीचर का खर्चा मिल गया, टीचर का खर्चा यहाँ पे पोस्ट कर दो, टंग टंग टंग, टीचर का खर्चा हो गया। और यहाँ पर 10 टीचर्स पढ़ाते थे हायर सेकेंडरी में, बट हायर सेकेंडरी का हमें पूछा नहीं है कॉस्ट पर एनम का कैलकुलेशन, कॉस्ट पर स्टूडेंट, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टोटल खर्चा आ गया 63 लाख, टीचर का तो काम हो गया। फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल की सैलरी पे। अभी ये एक रीअपोर्शन वाला है जो है ना, वो हम देखते हैं बाद में, पहले प्रिंसिपल का खत्म करते हैं। प्रिंसिपल की सैलरी क्या करनी है, तो यहां पर अगर आप देखो तो प्रिंसिपल के लिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल का जो टोटल खर्चा है 14,40,000, ये 14,40,000 को आप 208:312:48:1400 के रेशियो में एलोकेट कर दो। एक हम करके देखते हैं, टोटल 2,400 है ना, तो हमारा सैलरी है 14,40,000। यहां पर अगर हम देखें 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2,400 हमने टोटल किया था, और आर्ट्स में कितना घंटा प्रिंसिपल ने काम किया है, 208 आवर्स, तो इंटू 208, तो ये कितना आ रहा है 14,40,000 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 2,400, हमें मिल रहा है 124,800। परफेक्ट, तो 124,800 है, वैसे ही रेशियो में हमें एलोकेट करना है, तो ये 6 लाख हो गया। फिर लैब असिस्टेंट की जो सैलरी है, लैब असिस्टेंट की सैलरी है, वो हम कैसे एलोकेट करेंगे, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है लैब क्लासेस इन अ ईयर, तो जितने लैब के क्लासेस हुए हैं वो हिसाब से लैब अटेंडेंट की सैलरी एलोकेट हो जाएगी। अभी लैब है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स में तो कोई लैब ही यूज नहीं करता है, सिर्फ साइंस में यूज कर रहे हैं और हायर सेकेंडरी में यूज कर रहे हैं, तो वो हिसाब से कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा। तो लैब अटेंडेंट की जो सैलरी है 3,60,000, वो हमें वो हिसाब से एलोकेट करनी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लैब अटेंडेंट की सैलरी इज एलोकेटेड, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, साइंस के लिए 170-800 है। करेक्ट, सिंपल, वी हैव टू एलोकेट इन द रेशियो, सिर्फ रेशियो में एलोकेट करना है यहाँ पर, वो आपने ओवरहेड्स चैप्टर में बहुत किया है, तो आपको एकदम अच्छे से पता है हाउ टू कैलकुलेट। ओके, फिर जो लाइब्रेरी स्टाफ की है वो कैसे एलोकेट करेंगे सैलरी, तो यहाँ पर हमें ये लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी है 1,44,000, हमें यहाँ पर दिया है टाइम स्पेंडेड लाइब्रेरी बाय पर स्टूडेंट, तो ये 180:120:240:60 के रेशियो में हम ये सैलरी भी एलोकेट कर देंगे। तो ये भी हो गया लाइब्रेरी। प्यून, अभी प्यून का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो मैंने आपको यहां पर करके दिखाया, 1,74,000 इज प्यून का खर्चा फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, तो वो तो अलग हो गया, वो तो निकल गया। अभी ये जो बचा हुआ है, बचा हुआ 3,06,000 है, ये हमें एलोकेट करना है, बचा हुआ एक ही सेकेंड ना, प्यून का एडजस्टमेंट क्या दिया है हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, 26, I'll just erase this a bit. ओके, सॉरी, यहां पर वो लोग ने क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई किया है कि ये जो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस है ना, 11, 12 एंड 13, इट इज ट्रीटेड एज अ हायर सेकेंडरी क्लासेस, ये हायर सेकेंडरी सेक्शन है, यानी ये आर्ट कॉमर्स एंड साइंस इज हायर सेकेंडरी सेक्शन, और जो दूसरा सेक्टर है दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस। करेक्ट, हायर सेकेंडरी सेक्शन का मतलब है आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस वो अलग चल रहा है। तो यहां पर जो प्यून का वो लोग ने स्पेसिफाई किया ना, दैट वन प्यून इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन,
and other pune dictate their 15% of the time for higher secondary section. यानी ये जो 1,74,000 हमें ढूंढा, this is for higher secondary section. यानी ये वाला जो पार्ट है this is for 11th and 12th स्टैंडर्ड के आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. तो ये 174 जो है this will be allocated to arts, commerce and science. और ये जो बचा हुआ 3,06,000 है this is for that others, primary and secondary सेक्शन. करेक्ट. वो लोग ने हायर सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी में कंफ्यूजन हो गया था हमारा. क्लियर, सिंपल. तो ये जो 1,74,000 है वो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे यहाँ पर एलोकेट करना है. तो ये सैलरी टू प्यून भी यहाँ पर नंबर ऑफ बेसिस पे एलोकेट हो जाएगा. तो ये टोटल आपको 174 मिल जाता है. फिर जो अदर स्टाफ है, अदर स्टाफ की सैलरी हम कैसे एलोकेट करेंगे? तो जो अदर स्टाफ की सैलरी है यहाँ पर देखो, प्यून्स का कैलकुलेशन वो लोगों ने किया है. प्यून सैलरी एलोकेटेड टू हायर सेकेंडरी क्लास विल बी 1,20,000. वो पूरा सैलरी हमने ले लिया, प्लस 54,000 जो 15% था टोटल कॉस्ट का वो हमने ले लिया. तो ये टोटल 1,74,000 है, वो हमें एलोकेट करना है. फिर ये जो सैलरी टू अदर स्टाफ है, फिर एडमिन ओवरहेड है, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे एलोकेट करने हैं. तो ये 1 2 3 4 5 ये सारे एक्सपेंसेस, सॉरी अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर. क्यों? बिकॉज एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन अ ईयर 2:2:2:2 इक्वल है. तो ये हम सारे को इक्वली एलोकेट कर सकते हैं. और बाकी जो भी अब ये खर्चे बचे ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे हम एलोकेट करने हैं. सिंपल, इजी. तो यहाँ पर कॉस्ट एलोकेशन टेबल आपको समझ में आ गया. ये जो कॉस्ट एलोकेशन टेबल यहाँ पर बना है ये आपको समझ में आ गया. अभी इसमें एक ही एडजस्टमेंट पेंडिंग है, टीचर्स का. अब ये टीचर्स का जो एडजस्टमेंट है वो क्या है वो अभी हम देख लेते हैं. हमने यहाँ पर क्या देखा वर्किंग नोट में, सबसे पहले हमने टीचर्स की सैलरी कैलकुलेट कर ली और हमने क्या किया, 4,20,000 पूरी सैलरी है वो दे दी कि वे 4 टीचर्स यहाँ पर काम करते हैं. तो उनका 4,20,000 इंटू 4,20,000 इंटू 5 फॉर कॉमर्स एंड 4,20,000 इंटू 6 फॉर साइंस. बट इसमें एक ऐसा टीचर है जो दोनों डिपार्टमेंट को पढ़ाता है. तो वो टीचर का खर्चा हमें वो हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? तो यहां पर अगर आप देखते हो तो पहला एक टीचर है जो इकोनॉमिक्स वाला टीचर है, क्वेश्चन में दिया है. इकोनॉमिक्स वाले टीचर पहले 1040 क्लासेस लेते हैं टोटल. उसमें से 208 क्लासेस वो कॉमर्स के लिए लेते हैं और बाकी के क्लासेस वो साइंस आर्ट्स के लिए ले रहे हैं. तो यहां पर द टीचर टेक्स 832 सेशन फॉर आर्ट्स एंड 208 सेशंस फॉर कॉमर्स. तो इसका टोटल आता है 1140. तो ये मैम इतने क्लासेस ले रहे, तो ये हमने रेशियो में स्प्लिट किया. और हमने जो 4,20,000 एलोकेट किया है उसमें अगर आप देखो तो 4,20,000 में कितना कॉमर्स के लिए और कितना आर्ट्स के लिए है. तो here we have calculated 4,20,000 is our total salary paid to that teacher for taking 1040 classes. तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 1040 अगर मैं करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 403.84. यानी पर क्लास 403.84 देना है. अभी इनटू में 208 यानी जितना टाइम उन्होंने कॉमर्स में दिया है वो मैं देता हूं. तो 84,000 रुपीज जितना टाइम उन्होंने कॉमर्स में दिया है, 84,000 जितना टाइम उन्होंने कॉमर्स में दिया है. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 84,000 रुपीज में कॉमर्स में ऐड कर दूंगा और वही 84,000 में आर्ट्स में से कम कर दूंगा. वो एक टीचर का 84,000 रुपीज में कॉमर्स में ऐड कर दूंगा क्योंकि उतना टाइम उन्होंने ज्यादा कॉमर्स में दिया है और आर्ट्स में कम दिया है, क्योंकि उन्होंने तो टोटल सेशंस लिए उसमें से इतना कॉमर्स में पढ़ाया है, इतना आर्ट्स में पढ़ाया है. हमने तो पूरा 4,20,000 कंसिडर कर लिया है, दोनों में पूरा 4,20,000 दोनों में कंसिडर कर दिया. तो यहाँ पे उतना ऐड कर दो, यहाँ पे उतना कम कर दो, 84,000. इसलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो वो लोग ने क्या किया है, 84,000 यहाँ पर कम किया है एंड यहाँ पर कॉमर्स में 84,000 ऐड कर दिया है. ये 145 जो है इसमें 84,000 है. लेकिन और एक टीचर का सेम एडजस्टमेंट है. दूसरे जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स वाले टीचर है जिन्होंने टोटल 1,100 क्लासेस लिए हैं. उसमें से 160 क्लासेस उन्होंने कॉमर्स के लिए है और बाकी साइंस के लिए लिए है. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो उन्होंने टोटल 1100 क्लासेस लिए, जिसमें से 940 क्लासेस साइंस के लिए लिए है और 160 क्लासेस कॉमर्स के लिए लिए है. लेकिन हमने तो पूरा 420 एलोकेट कर दिया है डिपार्टमेंट को. तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई 4,20,000 उनको जो पे किया उसे अगर मैं डिवाइड बाई 1,100 करता हूं और इंटू 160 करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि भाई 61,091 रुपीज जितना कॉमर्स में चला गया है.
जितना कॉमर्स में चला गया तो मुझे क्या कर, सॉरी जितना साइंस में चला गया है, जो उन्होंने कॉमर्स में सेशन लिए थे वो टीचर साइंस के थे, लेकिन उन्होंने कॉमर्स के लिए 160 सेशंस लिए हैं, तो 61,091 जितना सेशन उन्होंने कॉमर्स के लिए लिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉमर्स में ये ऐड कर दूंगा और साइंस में से इतना डिडक्ट कर लूंगा। तो यहां पर कॉमर्स में हम 61091, कॉमर्स में हम 61091 ऐड कर देंगे और यहां से हम ये 61091 साइंस में डिडक्ट कर देंगे। तो 84,000 प्लस 61091 अगर आप देखो तो टोटल कितना आता है 145,091। तो इतना हमें कॉमर्स में ऐड करना है। सिंपल इजी, कैसे कॉस्ट निकालना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बाकी तो सिर्फ रेशियो के बेसिस पे एलोकेट किया है। समझा? वो एक टीचर था जिसका खर्चा कहाँ चला गया था, आर्ट्स में चला गया था और साइंस में चला गया था, तो हमने क्या किया, आर्ट्स में से निकाल के कॉमर्स को दिया, साइंस में से निकाल के भी कॉमर्स को दिया, क्योंकि वो टीचर दोनों में पढ़ा रहे थे, तो कितने क्लासेस उन्होंने कॉमर्स के लिए लिए उतना खर्चा हमने कॉमर्स को दे दिया। सिंपल इजी। तो यहां पर कॉस्ट पर स्टूडेंट हमें मिल गया, कॉस्ट पर एनम हमें यहां पर मिल गया। तो ये कॉस्ट पर एनम को अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करता हूं, ये जो कॉस्ट हमें मिला 20,87,366, 3432 एंड 3462, 764, इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करता हूं तो मुझे कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम मिल जाएगा, जो हमें पूछा है। तो ये एक हमारा कैलकुलेशन हो गया, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम। परफेक्ट, सिंपल इजी। अभी हमें क्या पूछा है कि अगर आप 1,000 रुपीज का फी कलेक्ट करते हो, अभी आप क्या करते हो, 1,000 रुपीज का फी कलेक्ट करते हो, तो आपका प्रॉफिट और लॉस कितना होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं टोटल फीस आपको पर एनम कितनी मिलेगी। तो यहां पर अगर आप देखो तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए हैं। आई विल जस्ट इरेज दिस अ बिट। देखो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए भाई, 120 स्टूडेंट है, 360 स्टूडेंट है, 180 स्टूडेंट है। फीस कितनी कलेक्ट करनी है, 1,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर अगर इसे 120 डिवाइड बाई 1,000 में करता हूँ तो ये कितना आता है 12,000 रुपीज। फिर ये इंटू में 1,000 करता हूँ तो ये कितना आता है 3,60,000 रुपीज। और ये कितना आता है 1,80,000, सॉरी डिवाइड बाई 1,000, करेक्ट। तो दिस कम्स टू 1,80,000 रुपीज। तो ये हमारी फीस हो जाएगी, कितना है, दिस इज 1,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम ऑल हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो हमने यहां पर अगर यूनिफॉर्म फी हम लेते हैं, करेक्ट, एक ही सेकेंड ना। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल फीस मिलेगी फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज हमने यहां पर कॉस्ट पर स्टूडेंट फाइंड कर लिया है। कॉस्ट पर स्टूडेंट हमने निकाल लिया है कि भाई आर्ट्स का कॉस्ट पर स्टूडेंट 17,000 है, फिर कॉमर्स का पर स्टूडेंट का खर्चा होता है 9,533 एंड साइंस पर स्टूडेंट का खर्चा होता है 19,238। तो पर स्टूडेंट का अगर हमें खर्चा पता है तो पर स्टूडेंट का फीस कितना होगा, एक स्टूडेंट को पर मंथ 1,000 देना है, तो पूरे साल में उसकी फीस कितनी होगी 1,000 इंटू 12 विच कम्स टू 12,000। अगर आप ये मल्टीप्लाई करके पूरा निकालते हो तो फिर आपको फुल कॉस्ट कंसिडर करना है, ये वाला जो कॉस्ट है आपको वो पूरा कॉस्ट कंसिडर करना है। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें पर स्टूडेंट ही निकालना है। तो कॉस्ट पर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो हमें 12,000 रुपीज कॉस्ट पर स्टूडेंट आता है, और सॉरी 12,000 रुपीज हमारा रेवेन्यू पर स्टूडेंट आता है एंड कॉस्ट पर स्टूडेंट तो हमने यहाँ पर निकाला है। तो रेवेन्यू पर स्टूडेंट इज 12,000 रुपीज, कॉस्ट पर स्टूडेंट हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो इससे अब अगर हम माइनस कर दे तो विल गेट टू नो कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और इसे अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से वापस मल्टीप्लाई कर देते हो तो सीधा सीधा आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। सिंपल इजी। तो अगर आपको ऐसे कॉस्ट पर स्टूडेंट से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको टोटल बेसिस पे निकालना है तो टोटल बेसिस पे निकाल लो। टोटल बेसिस पे कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे आप ये टोटल फीस आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये जो टोटल यहाँ पर खर्चा हुआ है उसे आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल ईजी, समझ में आ रहा है। ओके तो ये कॉस्ट पर स्टूडेंट माइनस किया, प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया, उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया। लास्ट हमें पूछा है कि भाई अगर इनको
10% प्रॉफिट चाहिए ऑन कॉस्ट, तो उनको कितनी फीस लेनी चाहिए? तो ये जो भी हमने कॉस्ट निकाला है पर एनम, उसमें 10% प्रॉफिट ऐड कर दो सब में। तो यहाँ पर सब में प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो हमें आंसर क्या मिलता है? 19,137, 10438 एंड 21,162। उसे अगर आप डिवाइड बाई 12 करते हो तो आपको फीस पर मंथ मिलेगी। दिस शुड बी योर फीस पर एनम। अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो इतना आपका फीस होना चाहिए। 19,137, 10,430, 486 एंड 21,162 से आप डिवाइड बाई 12 करते हो तो इतना आपका पर मंथ सैलरी, अरे पर मंथ रेवेन्यू होना चाहिए। अगर आप पर मंथ रेवेन्यू इतना कलेक्ट करते हो, पर मंथ रेवेन्यू अगर आप इतना कलेक्ट करते हो तो आपको 10% प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पर मिल जाएगा। सिंपल, इजी। देखो क्वेश्चन बड़ा था बट वो लोग जब पूछा था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज इजी। सिर्फ एक ये रीअपोर्शन वाला जो एडजस्टमेंट है वो एक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? कैन वी मूव टू अनदर सेक्टर? चलो, जो हमारा दूसरा सेक्टर है, लास्ट अभी 3 सेक्टर बचे, एक है इंश्योरेंस, एक है फाइनेंशियल इंश्योरेंस और एक है पावर हाउस। अभी तीनों ये छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन भी एकदम इजी इजी छोटे छोटे हैं, तो फटाफट हम ट्राई करते हैं कि हाफ एन आवर के अंदर हमारे सारे सेक्शंस जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट विद इंश्योरेंस सेक्शन, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। पहले थियरी समझेंगे, फिर उसका जो इलस्ट्रेशन है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कैन वी स्टार्ट? लेट स्टार्ट। कॉस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी में कैसे होता है, पहले हम देख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो यू माइट बी अवेयर, आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने भी इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स लिए होंगे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, टर्म इंश्योरेंस लिया होगा, अगर कार है तो कार इंश्योरेंस लिया होगा। तो ये सारे सर्विसेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। मेनली इनकी जो सर्विसेज है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विच इज देयर मेजर बिजनेस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आजकल सब ले रहे हैं एंड कोविड के बाद तो अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट हो गई है, तो सब ने लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो लेके रखा ही है। तो यहाँ पर एक है उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स या फिर एक सर्विस हो गया ये जो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? तो यू आर अवेयर कि अगर कोई अनफोर्सिन, कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि भाई लॉस हो सकता है, तो वो लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम इंश्योरेंस ले लेते कि अगर लॉस हो गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी वो जो लॉस है वो हमें रिकवर करके दे देगी, वो हमें पैसे वापस दे देगी। इसीलिए हम इंश्योरेंस लेके रखते कि भाई हम श्योर हो जाए कि अगर कुछ गलत होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देगी। तो जनरल इंश्योरेंस कौन सी चीजों का होता है? हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम, आजकल कोविड के बाद सबने मेडिक्लेम भी लेकर रखा है। फायर इंश्योरेंस होता है, कई बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गोडाउन वगैरह में जो माल है वो स्टोर करके रखते हैं तो वहां पर फायर लग सकता है, इसीलिए स्टॉक का इंश्योरेंस ले लेते हैं कि भाई फायर से प्रिवेंट करने के लिए। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, तो ये सारी चीजें हेल्प करती है हमें। और लास्ट है अदर सर्विसेज। और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री? तो री इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये री इंश्योरेंस क्या है? तो कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास बहुत बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई बड़ी कंपनी ने उनके पास इंश्योरेंस लिया है, अभी कोई भी रिलायंस जैसी कंपनी रहेगी तो वो इंश्योरेंस कोई एकदम बड़ी कंपनी के पास ही जाएगी, एलआईसी वगैरह के पास। तो अगर रिलायंस ने एलआईसी के पास से इंश्योरेंस लिया है और एलआईसी को लग रहा है कि भाई ये इंश्योरेंस बहुत बड़ा है, कल उठ के अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस क्रिएट होता है तो बहुत बड़ा क्लेम देना पड़ेगा, तो कंपनी क्या करती है, वो किसी और कंपनी को अप्रोच करके उनके साथ शेयरिंग कर लेती है, री इंश्योरेंस कर लेती है, ताकि वो लोग जो क्लेम अमाउंट है वो भी हाफ ऑफ कर लेंगे और जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो भी हाफ ऑफ कर लेंगे। तो इससे दोनों इंश्योरेंस कंपनीज को भी धंधा मिलेगा और जो रिस्क है दोनों इंश्योरेंस कंपनी का वो भी कम हो जाएगा। तो यूजुअली री इंश्योरेंस होता है, तो ये एक टाइप की सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं। फंड मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेंशन, ग्रेचुइटी वगैरह, एलआईसी वगैरह ये लोग देते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ये सारी चीजें, ये सारी सर्विसेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस कंपनी के मेजर इनकम कौन से है? तो सबसे पहला जो प्रीमियम वो लोग कलेक्ट करते हैं, दैट इज देयर मेजर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि इंश्योरेंस बेच के प्रीमियम उन्हें मिलता है। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन री इंश्योरेंस, अगर वो लोग ने री इंश्योरेंस किया तो कई बार उस पर कमीशन मिलता है, तो दैट इज देयर इनकम। फिर फंड एडमिनिस्ट्रेशन फी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फी, जो प्रीमियम वगैरह आता है वो कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज ऑल्सो देयर इनकम। फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन फी वगैरह वो लोग चार्ज करते हैं, तो ये सारे उनके इनकम हो गए। एक्सपेंसेस कौन से है? तो उनका मेजर एक्सपेंस कौन सा है? क्लेम सेटलमेंट।
मेजर एक्सपेंसेस क्लेम सेटलमेंट, कि अगर किसी का क्लेम आ गया तो वो क्लेम पे करना पड़ेगा, दैट इज देयर मेन एक्सपेंस, अलोंग विथ क्लेम सेटलमेंट। जो भी उनको एजेंट्स को कमीशन देना होता है, फिर वैल्यूएशन वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए जो कमीशन या फिर फीस पे करनी पड़ती है, ये सारे उनके डायरेक्ट कॉस्ट हो गए। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से हैं? एक्चुरियल की फीस, मार्केट रिसर्च करवाने के लिए, प्रोडक्ट बनवाने के लिए। यूजुअली क्या होता है, जो एक्चुरीज पढ़ते हैं वो लोग ये इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि भाई कितना हमें प्रीमियम चार्ज करना है, सेटलमेंट पे कितना अमाउंट देना चाहिए, ईयर वाइज कैसा ब्रेकअप होना चाहिए। तो वो जो पूरा प्रोडक्ट डिजाइन होता है, जो आपके घर पे आपके एजेंट आके समझाते हैं कि भाई अभी इतना प्रीमियम भरोगे 10 साल के लिए तो आगे जाके आपको इतना मिलेगा, फिर अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको इतना पूरा आपके फैमिली को मिलेगा। तो ये जो पूरा अमाउंट डिसाइड हुआ है ये एक्चुअलीज डिसाइड करते हैं। तो उनको जो फीस पे करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च के लिए जो फीस पे करनी पड़ती है, दोज आर ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अभी इंश्योरेंस कंपनी हो गया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो हम आगे देखने वाले हैं, ये लोग के अंदर कॉस्टिंग करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? तो हमने जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड पढ़ा था, दैट इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट सारे सेपरेट है, तो प्रोडक्ट वाइज अगर हम कॉस्टिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। मेनली आप इनकी जो सर्विसेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है प्री डेवलपमेंट या फिर प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, दूसरा है पोस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट रिसर्च करके वो एक्चुअरीज वगैरह प्रॉपरली कंडीशंस देख के जो इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करते हैं, तभी जो खर्चा होता है दैट इज प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस। एंड पोस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में दो चीजें आती है, एक है सेलिंग ऑफ पॉलिसी एंड दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम। पहले तो पॉलिसी बेचकर प्रीमियम कलेक्ट करना होता है, वो उनका मेजर बिजनेस है, हो सके उतनी ज्यादा पॉलिसी सेल करो। और नेक्स्ट है, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं किसी के, तो आपको उनके क्लेम सेटल करने पड़ेंगे, तो वो एक दूसरा पूरा एक्टिविटी चंक हो जाता है। तो हम मेनली ये तीन एक्टिविटीज में जो कॉस्ट है वो अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो आपको जो पता था वही ज्ञान मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया है। ठीक है, चलो अभी ये इंश्योरेंस कंपनीज का एक क्वेश्चन हम देख लेते तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कौन सा है क्वेश्चन? इंश्योरेंस सेक्टर का क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 12, आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 12, अगर मेरी क्वेश्चन एंड आंसर बुक है तो क्वेश्चन नंबर 28। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है? Senset Lifecare Limited operates life insurance business. Last year, it launched a new term insurance policy for practicing professionals, Professional Protection Plan. Okay, इन्होंने professionals के लिए एक नया policy launch किया है last year. The company has incurred following expenditure for the year during the policy. ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग ने पूरे साल में इतने एक्सपेंडिचर्स इनकर की है। कौन से एक्सपेंस है? तो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी, सेल सपोर्ट एक्सपेंस, पॉलिसी इश्यूएंस कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट एंड क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। आपको ये कॉस्ट कौन से वो समझ में आ रहे हैं, हमने आगे सारे डिस्कस किए, वो यहाँ पर लिखे। फिर आईटी का जो कॉस्ट है, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, फैसिलिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। परफेक्ट। आगे क्या दिया है? नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड आर 528। ओके, 528 पॉलिसीज इन्होंने सेल की लास्ट ईयर में। टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज 1320 करोड़। तो यहां पर अगर समझो सब ये 528 पॉलिसीज जो जिसने सेल लिया वो सबके साथ बुरा हुआ, तो कंपनी को 1320 करोड़ रुपीस के क्लेम सेटल करने पड़ेंगे। दैट इज नथिंग बट इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, 1 या 2% केसेस में ही क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है, बाकी तो जो भी है वो प्रीमियम के तौर पर ही इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता है। ठीक है, चलो तो ढूंढना क्या है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रोटेक्शन पॉलिसी सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज। यहां पर देखो कॉस्ट तो ये ही है, इसको टोटल मारोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, बट हमें क्या कहा है कि भाई सेग्रीगेट करो ये कॉस्ट को इनटू 4 पार्ट्स। एक है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, दूसरा है ऑपरेशन, तीसरा है आईटी एंड चौथा है सपोर्ट फंक्शंस। तो ये 4 कैटेगरी में कॉस्ट को क्लासिफाई करना है। ओके, फिर हमें पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। तो कॉस्ट पर पॉलिसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिलता है उसको नंबर ऑफ पॉलिसी से डिवाइड कर लो तो कॉस्ट पर पॉलिसी आ जाएगा। कैलकुलेट कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। अब ये पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी टोटल कॉस्ट मिलेगा उसे आप टोटल इंश्योर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हो, तो आपको पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है वो पता चल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में कौन से कॉस्ट आएंगे यहां पर? चलो, फर्स्ट है
मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। अभी मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड कौन से खर्चे हैं, तो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, क्योंकि पहले तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी फिर जाके आप उसे मार्केट कर पाओगे। तो पहला स्टेप है मार्केटिंग एंड सेल्स में, भाई पॉलिसी डेवलप करो आप अच्छे से, तो दिस इज मार्केटिंग एंड सेल्स का खर्चा। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी, ये तो डायरेक्टली मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया। सेल्स सपोर्ट सर्विस, सेल्स एक्सपेंस है, तो ये भी मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया। फिर पॉलिसी इश्यूएंस कॉस्ट, पॉलिसी इश्यू करना मार्केटिंग खर्चा है नहीं, ये ऑपरेशंस का खर्चा है। हम डे टू डे ऑपरेशन करते हैं, उसमें पॉलिसी इश्यू करते हैं, पॉलिसी सर्विस करते हैं और क्लेम मैनेज करते हैं। तो ये तीन जो खर्चे हो गए, ये मेरे ख्याल से ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हो गए। हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, मार्केटिंग एंड सेल्स में पॉलिसी डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट सर्विस, परफेक्ट। ऑपरेशंस के अंदर पॉलिसी इश्यूएंस, पॉलिसी सर्विसिंग एंड क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट, परफेक्ट। तो ये दो तो हमने एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिए। थर्ड क्लासिफिकेशन है आईटी कॉस्ट। आईटी कॉस्ट तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली दे दी आईटी कॉस्ट, और बाकी यहाँ पर ये पोस्टेज, फैसिलिटी, एम्प्लॉय, ये आईटी से रिलेटेड नहीं, कोई भी आईटी से रिलेटेड नहीं है। तो आईटी कॉस्ट एक ही है यहाँ पर जो वो लोग ने दे दिया आईटी कॉस्ट, और बाकी जो भी बचे ये सारे फंक्शंस, पोस्टेज एंड फैसिलिटीज, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एडमिन कॉस्ट, ये सारे क्या हो गए, सपोर्ट फंक्शंस हो गए। ये कह रहे सारे क्या हो गए, सपोर्ट फंक्शंस हो गए। तो दीज फोर आर सपोर्ट फंक्शन। तो वो लोग ने वही ऑर्डर में दिए थे, तो यहाँ पर कुछ अलग दिमाग भी नहीं लगाना था, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस को यहाँ पर स्प्लिट करके उनका टोटल कर दो, तो आपको टोटल कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट हमें कितना मिल रहा है, 2,36,03,600 हमारा टोटल कॉस्ट हुआ। दूसरा हमें ढूंढना क्या है, कॉस्ट पर पॉलिसी। तो ये 2,36,03,600 को 528 पॉलिसी से डिवाइड कर लो, तो आपको कॉस्ट पर पॉलिसी मिल जाएगा 44,703 रुपीज। करेक्ट, दिस इज अवर कॉस्ट पर पॉलिसी, यानी जो प्रीमियम आप चार्ज करोगे वो इससे ज्यादा चार्ज करना है, इससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर क्लेम सेटलमेंट आता है तो आपको जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो पे करनी पड़ेगी, और ये तो आपका पॉलिसी, एक पॉलिसी का खर्चा है 44,000, तो योर प्रीमियम शुड बी एनीवेयर बिटवीन 60, 70, 80,000, तो जाके आपका वो इंश्योर्ड वैल्यू और जो बिजनेस आप कर रहे हो वो अच्छे से रिकवर हो जाएगा। तो दिस इज कॉस्ट पर पॉलिसी। दूसरा हमें पूछा है कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू क्या है, तो पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल इंश्योर्ड वैल्यू। तो हमारा टोटल खर्चा है 2 करोड़ का और इंश्योर्ड वैल्यू है 1320 करोड़। तो अगर आप उससे डिवाइड करते हो तो आपको पर रुपी 0.0018 रुपीज का इंश्योर्ड वैल्यू मिल रहा है। कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू इज रुपीज 0.0018। सिंपल, इजी। कैन वी मूव टू अनदर सेक्टर, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी दोनों सेक्टर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला सेक्टर और पावर हाउस है, उसके भी क्वेश्चन इतने ही इजी है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में आता है तो बोनस ही आपको सिर्फ टोटल मार्केट जो पूछा है, कॉस्ट पर पॉलिसी पूछा है, कॉस्ट पर इंश्योर्ड वैल्यू पूछा है, तो सिर्फ उससे डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। कैन वी मूव टू अनदर सेक्टर, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी कौन से सेक्टर्स बचे, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक है पावर हाउस। हम क्या करते हैं, अभी ये दोनों सेक्टर्स का थियरी पहले पढ़ लेते हैं और फिर ये दोनों के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वेरी इजी, वेरी बेसिक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो ये जो बैंक्स वगैरह है, एनबीएफसीज वगैरह है, तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करते हैं, तो ये सारे एक रेगुलेटेड वे में फंक्शन करते हैं, बिकॉज इनको आरबीआई और जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। इसीलिए इन टुडेज competitive environment, financial institutions like bank and NBFC are facing constant changes due to stricter regulation, increasing competition, rapid technological advancement and higher customer expectation। एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आजकल बहुत स्ट्रिक्ट आ रहे हैं, दूसरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है बैंक्स एंड एनबीएफसी में, तीसरा ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, इसीलिए कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए, इसीलिए आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करने में, compete करने में भी काफी टफ पड़ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कई सारे बैंक्स जो है वो भी बैंकरप्ट हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स है, बड़े बड़े एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, तो ये सारे जो प्लेयर्स है वो अच्छे से टिके हुए हैं। गवर्नमेंट में यूनियन बैंक है, एसबीआई है, तो ये सारे टिके हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक वगैरह कई बार क्या होता है उसमें छोटे बड़े इश्यूज आते रहते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, इसीलिए यहाँ पर इनका जो मेजर खर्चा है दैट इज मैन पावर कॉस्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑब्वियसली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लेबर्स, एम्प्लॉय प्रोवाइड करने वाले हैं। इनफैक्ट कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में मैन पावर कॉस्ट विल बी द मेजर कॉस्ट, तो यहाँ पर उनको जो मैन पावर कॉस्ट है वो उनको एकदम अच्छे से कंट्रोल करना है, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। ये तो इनका मेन धंधा है, तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस तो उनका लार्जेस्ट खर्चा होने वाला है और लार्जेस्ट इनकम होने वाला है। इंटरेस्ट से ही वो लोग कमाएंगे और जो फाइनेंस चार्जेस वो लोग कलेक्ट करेंगे उससे ही वो लोग कमाने वाले हैं।
तो ये उनका मेजर खर्चा हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैन पावर का खर्चा हो रहा है वो भी उनको कंट्रोल करना है। फिर हम देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मेनली 4 चीजें जाननी होती है। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट कितना है, भाई होम लोन वगैरह पर्सनल लोन वगैरह ये लोग देते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट ये लोग कमा सकते हैं वो उनको चेक करना होता है। दूसरा कस्टमर से कितना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, भाई एक कस्टमर हमारे यहाँ पे एफडी वगैरह कितनी करवाता है, बैलेंस कितना जमा कर रहा है, तो उससे हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं वो चेक करना होता है। थर्ड है प्राइस देयर प्रोडक्ट प्रॉपरली बाय आइडेंटिफाइंग कॉस्ट यूनिट्स। अगर उनको कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता है और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता है तो वो हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी कर सकते हैं। एंड लास्ट है वो लोग इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं सो दैट उनके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है वो मीट हो जाए। कॉस्टिंग मेथड कौन सी अप्लाई करनी है, तो अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनीज में देखा, जैसे जैसे प्रोडक्ट है तो वो हिसाब से अगर कॉस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में बेटर पड़ेगा। प्रोडक्ट वाइज उनका कॉस्टिंग होगा कि भाई ओके होम लोन है तो होम लोन में पहले खर्चे कौन से है वो देख लो, इनकम कौन सी है वो देख लो, कितने कस्टमर्स होम लोन ले रहे हैं ये साल देख लो, और वो हिसाब से फिर प्राइसिंग वगैरह सेट करो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वेरी यूजफुल इन अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट, सिंपल, इजी। अभी इसका क्वेश्चन हम करें उससे पहले एक बार पावर हाउस भी देख लेते हैं। पावर हाउस का मतलब क्या है, पावर हाउस आर यूजुअली एंगेज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टीम जनरेशन। हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है तो पावर हाउसेज में से ही ये आती है, प्रॉपर मीटर्स वगैरह लगे रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है वो पावर हाउसेज का कॉस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर मेनली जो कॉस्ट यूनिट हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मेनली जो कैलकुलेशन होते हैं दैट इज कॉस्ट पर किलोवाट आवर। कॉस्ट पर किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट ऑफ पावर पर आवर हमारा खर्चा कितना होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कॉस्ट यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी किलोवाट पर आवर। एंड स्टीम जनरेशन के लिए, स्टीम अभी यूजुअली क्या होता है, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं तो बॉयलर्स के अंदर पहले वाटर वगैरह फिल होता है और उससे स्टीम जनरेट होता है और उससे फिर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो स्टीम जनरेशन का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करते हैं, तो हम किलोग्राम्स में करते हैं। तो यहां पर जो कॉस्ट यूनिट आएगा दैट विल बी कॉस्ट पर केजी और पर टन ऑफ स्टीम जनरेटेड। तो सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट यूनिट डिफरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो इट इज कॉस्ट पर किलोवाट आवर, और अगर स्टीम जनरेट करना है तो इट विल बी कॉस्ट पर टन और कॉस्ट पर केजी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ कॉस्ट के ब्रेकअप्स दिए हैं। पावर हाउस में फिक्स्ड कॉस्ट कौन से रहेंगे, तो वही सब है, रेंट्स एंड रेट्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, एडमिन एक्सपेंस, तो ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कौन से है, तो फ्यूल चार्जेस, वाटर चार्जेस, वेजेस एंड लेबर चार्जेस, फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद पावर और स्टीम, तो ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट में कौन से आएंगे, तो ये 4 एक्सपेंसेस आएंगे। एक है मीटर का खर्चा, दूसरा है फर्नेस का खर्चा, तीसरा है सर्विस मटेरियल का खर्चा एंड फोर्थ है टूल्स का खर्चा। तो ये सारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आएंगे। है इट इज क्लियर। चलो तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है, लेकिन 2 क्वेश्चंस बाकी है, चलो वो सॉल्व कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं एंड पावर हाउस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, चलो कौन से क्वेश्चंस है, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 14। मेरे बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है, The loan department of a bank performs several functions in addition to home loan application processing task. Okay, banks बहुत सारे functions prepare करते हैं, वो सारे functions हमने discuss किए। It is estimated that 25% of overhead cost of loan department are applicable to processing of home loan applications. ठीक है, होम लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस करने में 25% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या दिया है, लोन प्रोसेसर्स मंथली सैलरी इज 2,40,000। 4 एम्प्लॉय है और 60,000 रुपीज ईच उनकी सैलरी है, तो टोटल 2,40,000 सैलरी है, बट दिस इज मंथली सैलरी। ओके, लोन डिपार्टमेंट्स ओवरहेड कॉस्ट मंथली, हमें ओवरहेड कॉस्ट दिए हैं, कितने हैं लोन डिपार्टमेंट के, चीफ सैलरीज लोन इज 70, चीफ ऑफिसर की सैलरी है 75,000, टेलीफोन एक्सपेंस है 7,500, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग है 28,000, लीगल एडवाइजरी इज 24,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 40,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6,500, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आता है 1,81,000। ठीक है, ये हमें किसके लिए दिया है, ये पूरे लोन डिपार्टमेंट के लिए दिया है, किसके लिए, लोन डिपार्टमेंट के लिए। और ऊपर एक कंडीशन क्या दिया था,
25% of overhead cost of loan department are applicable to processing of home loan. हमें यहाँ पर सॉल्व क्या करना है, हमें पूछा क्या है देख लेते. You are required to compute cost of processing home loan application on the assumption that 500 home loan applications are processed each month. हर मंथ में कितने होम लोन एप्लीकेशन आते हैं, 500. ठीक है. होम लोन के खर्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सीधा सीधा दे दिया कि भी टोटल ओवरहेड कॉस्ट है उसका 25% इज एप्लीकेबल टू होम लोन. ओके, देख लेते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले तो ये जो लेबर का खर्चा है ये तो लोन प्रोसेसिंग का खर्चा है मंथली. दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू होम लोन डिपार्टमेंट. यहाँ पर तो लोन प्रोसेसिंग का खर्चा कितना होता है, 4 एम्प्लॉयज का 60,000, 2,40,000. तो पहले 2,40,000 का खर्चा तो हम डायरेक्ट कॉस्ट लिख लेते हैं. तो ये 2,40,000 तो हो गया. फिर जो सर्विस ओवरहेड्स है तो वो तो हमें सीधा सीधा कहा है कि भाई ये जो आपका टोटल ओवरहेड है उसका 25% इज रिलेटेड टू होम लोन. तो ये सारे एक्सपेंस हमें यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. सीधा सीधा क्या हो गया, हमें जो टोटल एक्सपेंस है उसका 25% ले लेना है ओवरहेड कॉस्ट. तो 1,81,000 का 25% अगर हम करें तो 45,250 आता है. तो यहाँ पर हमें हमारा टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट मिल गया 2,85,250 कॉस्ट मिल गया. अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन ढूंढना है. हमें कहा है कि भी टोटल 500 होम लोन एप्लीकेशन ये साल आए हैं. तो आपको क्या करना है, ये जो टोटल कॉस्ट है उसको 500 से डिवाइड करना है. टोटल कॉस्ट को अगर 500 से डिवाइड करते हो तो आपको कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन मिल जाए. बेसिक 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, इवन स्कूल मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं. सिर्फ एक ही यहाँ पर एडजस्टमेंट था कि भी टोटल ओवरहेड का 25% कंसिडर करना है. बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. वेरी इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चन. परफेक्ट. कैन वी मूव अहेड. चलो लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 30 हमें देखना है. क्या दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इवन दिस इज अ स्मॉल इजी क्वेश्चन. ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं. प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इग्निस थर्मल पावर स्टेशन showing cost of electricity generated per kilowatt hour from the data provided below pertaining to the year 22-23. Okay, हमें यहाँ पर per kilowatt hour of electricity cost of electricity generated per kilowatt hour ढूंढना है. Okay, cost per kilowatt hour हमें ढूंढना है. Perfect. चलो, total units generated 20 लाख किलोवाट आवर. हमारे पास एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट हुआ है, तो 20 लाख किलोवाट आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है. यानी ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, इससे हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें ढूंढना है कॉस्ट पर किलोवाट आवर. ओके, कॉस्ट कौन से दिए हैं, तो सबसे पहले हमें दिया है ऑपरेटिंग लेबर कॉस्ट 30 लाख रुपीज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10 लाख रुपीज, लुब्रिकेंट्स का खर्चा है 8 लाख रुपीज, प्लांट सुपरविजन का खर्चा है 6 लाख रुपीज एंड एडमिन ओवरहेड है 40 लाख रुपीज. खर्चे दे दिए है. परफेक्ट. आगे क्या दिया है, 5 kilowatt hour of electricity generated per kg of coal consumed at rupees 4.25 per kg. यानी 5 kilowatt of electricity generated consumes how much kg of coal, 1 kg. और 1 kg कोल का खर्चा कितना है, 4.25 रुपीज. तो अगर मैं 20 लाख किलोवाट आवर, हमें यहां पर दिया है 20 लाख किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं तो कितने केजी ऑफ कोल लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 20 लाख डिवाइड बाई 5, 4 लाख. तो 4 लाख केजीज ऑफ कोल विल बी रिक्वायर्ड. तो कोल का खर्चा कितना होगा, 4 लाख केजी इंटू 4.25 पर केजी. तो ये कितना आएगा, 4 lakh into 4.25, this comes to 17 lakh rupees. तो ये एक एडिशनल खर्चा हो गया. और क्या दिया है, डेप्रिसिएशन चार्जेस इज 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 5 करोड़. 5 करोड़ का 5% इज डेप्रिसिएशन. तो वो कितना आएगा, 5 करोड़ का 10% करते हो तो 50 लाख आता है. 5% इज 25 लाख. तो 25 लाख इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन का खर्चा. करेक्ट. तो ये दो और खर्चे आ गए अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट गिवन. हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कॉस्ट पर किलोवाट आवर. तो चलो ढूंढ लेते हैं. पहले आपको क्या करना है, पहले जितने भी कॉस्ट है, देखो या तो डायरेक्टली लिख लो या तो स्प्लिट करके लिखो. स्प्लिट करके लिखोगे तो बेटर है. फिक्स्ड और वेरिएबल में अगर आप अलग अलग करके लिखते हो तो इट इज नथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो कौन से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ऑपरेटिंग लेबर है ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वेरिएबल है,
फिर लुब्रिकेंट का खर्चा स्टोर्स है, ये वेरिएबल है। प्लांट सुपरविजन इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जो सुपरवाइजर को पे करते हैं वो उसने कितने घंटे सुपरवाइज किया उससे लेना देना नहीं है, उसने सुपरविजन किया तो हमें उसे पैसे तो देने ही है। तो प्लांट सुपरविजन यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिर जो एडमिन ओवरहेड है अगेन दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो एडमिन ओवरहेड यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। और जो डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 25 लाख वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। तो ये 3 फिक्स्ड कॉस्ट हो गए, तो हमारा टोटल खर्चा यहाँ पर 71 लाख आता है। यही खर्चे को अगर मैं 20 लाख से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर आता है 3.55। आप एंड में भी डिवाइड कर सकते हो बाई 20 लाख। अगर एंड में नहीं करना है तो वो लोग ने यहाँ पर पैरेलली कर दिया, वो लोग ने सीधा सीधा यहाँ पर 71 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। 20 लाख क्या है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज 20 लाख किलोवाट आवर। तो हमें ढूंढना है कॉस्ट पर किलोवाट आवर, तो आपको 20 लाख से डिवाइड करना है। और अभी बाकी जो भी खर्चे बचे, ऑपरेटिंग लेबर, लुब्रिकेंट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो वो सारे खर्चे हमने यहाँ पर लिख लिए। एंड जो कोल का खर्चा था वो मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो दिखा दिया, वो 17 लाख हमें भी आया। तो यहाँ पर हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है 65 लाख। 65 लाख को भी आप 20 लाख से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोवाट आवर मिलेगा विच इज 3.25। तो ये 3.55 एंड 3.25 को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट पर किलोवाट आवर कम्स टू 6.80। सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हमारा ये जो सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर है वो एकदम अच्छे से खत्म हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। आप एग्जाम में पास होने वाले हो एकदम अच्छे से, मुझे विश्वास है। बट आपको डिसिप्लिन रह के, फोकस रह के एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। सारे जो ये रिवीजन वीडियोस है वो अच्छे से देख लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लगे। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आई होप इट हैज़ बीन यूजफुल टू यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई डू रीड योर कमेंट्स एंड इट मोटिवेट्स मी। कुछ इंप्रूवमेंट्स हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर देना। आई एम ओपन टू इट। बाकी एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहना, फोकस्ड वे में पढ़ाई करते रहना, डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करते रहना, तो आपको कोई भी ये अटेम्प्ट में क्लियर करने से रोक नहीं सकना है। देखो, हार्डवर्क करना है बच्चों, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं। और अभी अगर हार्डवर्क कर लोगे ना तो आगे जाके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा एग्जाम के रिजल्ट के दिन, दैट विल बी टू नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यही बुक्स में से फेल होने के बाद वापस पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी, अभी जो पहली बार में मेहनत हो जाती है ना वो हो जाती है। और अगर आपको पहले अटेम्प्ट लगा है तो यू नो दैट पेन। तो अभी वापस हमें वो पेन से नहीं जाना है, उसके लिए हार्डवर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। जितना हो सके उतना कॉस्टिंग में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करो। इसलिए मैंने आपके लिए सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस बैच में रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। और जो क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लिए। इसलिए मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना, एंड आई एम श्योर कि आप ये अटेम्प्ट में पास होकर जाने वाले हो। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आई विल क्लियर सीए इंटर इन दिस अटेम्प्ट। मैनिफेस्ट करके जाना तो आप जरूर क्लियर हो जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलो लेट्स मीट इन अनदर सेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।